अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये आज इसका लास्ट एपिसोड है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। इस स्टोरी को एंजॉय से सुनेगा। लास्ट एपिसोड भी आप लोगों को पसंद आना चाहिए जो मैंने रिकॉर्ड किया है। बाकी आप लोगों के ऊपर है और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अरे, आपको दी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन दी को तो आपके बारे में सब कुछ पता है। एवरीथिंग। कब आप सोती हो, कब आप जागती हो, कब आपको नींद में क्या चाहिए, कब आपको नींद में क्या नहीं चाहिए, कब आप क्या खाती हो, कब क्या नहीं खाती, कब आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम होती, किस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती। A to Z आपके बारे में दी को पता है। ये कैसे हो सकता है कि आपको दी की इस एलर्जी के बारे में पता नहीं है और हमें आपको आगा कर बता देती हो। वैसे ये चीज़ हमारे घर में मिलती नहीं है। जिस चीज़ से दी को एलर्जी है वो इस घर में बिल्कुल भी रखी नहीं जाती है, लेकिन आज दी को कहाँ से मिली ये सोचने की बात है। ज़्यादा मत सोचो। अच्छा ठीक है, उन्हें एलर्जी की इंजेक्शन देनी पड़ेगी और एलर्जी की गोली देनी पड़ेगी। मिलाती हूँ, मेरे रूम में मिलाती हूँ। और अंदर जाती है, तब उसके पीछे पीछे वो भी आती है। अरे आप आई क्यों, मुझे बता, मैं ला रही थी ना भाभी। दर्द की क्रीम, दर्द की गोली भी लिख दो और एक क्रीम ज़ख़म को ठंडा करने के लिए। लेकिन इतने रशीद तो नहीं है कि इसको लिए ज़ख़म के लिए मलहम की ज़रूरत हो। बस मुझे चाहिए। लेकिन आपको क्यों चाहिए? तब वो शगुफ्ता कहती है, ज़्यादा सवाल मत करो, उन्हें जो चाहिए वो दे दो। ये एलर्जी वाली चीज़ें छोड़ के बाकी वो चीज़ें दे दो। इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एलर्जी की गोली दे दो। लेकिन इंजेक्शन के बिना उनकी एलर्जी रुकेगी नहीं। उन्हें ज़्यादा एलर्जी नहीं है, अगर होती उनकी पूरी बॉडी पे होती। हाँ तो मैं चेक करने तो जा रही हूँ ना, वो तुम्हें दिखाएंगी नहीं। क्या मतलब दिखाएंगी नहीं? तुम देखो, यू आर माई गर्लफ्रेंड ना। एक्सक्यूज मी, इस वक्त ये सवाल का क्या तुक्के? तुक तो बना दो। तो बस फिर तुक मत पूछो ना इस सवाल का। तुम बस ये जानो कि जो ये मांग रही उन्हें वो दे दो और एलर्जी की गोली दो। नोट गैन एन इंजेक्शन प्लीज़। और तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, उनकी गर्लफ्रेंड लेना, वो चेक करके बता देगी कि उन्हें कहाँ कहाँ एलर्जी है। अगर ज़्यादा नहीं है तो उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत है, अगर इंजेक्शन की ज़रूरत होगी तब भी ये हमें बता देंगी। और जो दवाई ये मांग रही उन्हें दे दो, जो तुम्हारे पास तुम्हारे बैग में पड़ी हुई है। लेकिन तुम बुद्धू कहेगी। 1 मिनट में देती हूँ आपको भाभी, आप इसे छोड़िए। थैंक यू सो मच। भाई दूसरी तरफ जहाँ पे भावना वॉशरूम में चली गई, वॉशरूम में जाके शावर के नीचे खड़ी थी, क्योंकि दांतों के निशान थे अब उसको जलन दे रहे थे। उसे जलन महसूस हो रही और उसे दर्द भी हो रहा था, और ये चीज़ वो वंशिका के सामने पेश नहीं कर सकती थी। उसने जो कपड़े निकाले थे वो कपड़े भी उसने, जो वो कपड़े पहने थे उसने वो निकाल दिए थे। अब एक हल्की सी टी शर्ट पहनी है और इस पर एक ट्राउज़र। अब उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है तो वो रूम में आ जाती। रूम में आके जल्दी जल्दी अपने बालों को पहले सिखाती है, क्योंकि उसे पता है था अगर उसे पता चलेगा कि मैं वॉशरूम में दोबारा गई हूँ तो वो समझ जाएगी कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपने बालों को सुखा के वो बेड की तरफ उल्टी लेट जाती है, क्योंकि सीधी वो लेट नहीं पा रही थी। उल्टी पीठ पे उसके ज़ख्म कुछ ज़्यादा थे, क्योंकि क्योंकि जीनी ने उसके पीठ पर टच ज़्यादा किया था। यही सोचते वो आंखें बंद कर लेती। शुक्र है उसने आगे टच नहीं किया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। दर्द बहुत हो रहा है, क्या करूं? इतना दर्द तो मुझे उस फर्स्ट नाइट में नहीं हुआ था जितना दर्द मुझे अभी हो रहा है। मैं उसके सामने ये भी नहीं कर सकती, और कोई टच करेगा तो दर्द का एहसास तो होगा ना। क्या करूं मैं, क्या? वो चुपचाप लेट जाती है आंखें बंद करके। तकरीबन आधे घंटे बाद उस रूम में आती है। उसके रूम में आती परी। परी आके कहती है, तू लेटी क्यों है, तेरी तबीयत तो ठीक है? और जैसे उसे टच करने वाली थी तो वो सीधी होके बैठ जाती है। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तुझे एलर्जी थी, तुझे पता था, तुमने ये काम क्यों किया? अरे मेरी मर्जी भाई, तुम लोग बार बार ये सवाल पूछने क्यों आ जाते हो? अच्छा एक बात बताओ, सज़ा ज़्यादा मिली थी? नहीं, मज़ा ज़्यादा मिला था मुझे। सज़ा इतनी नहीं मिली थी, मज़ा बहुत आया था मुझे रात को। ठीक है, रात को शादी में जाना है, जाएगी जेनिफर की शादी में? ऑफ कोर्स जाऊंगी यार, क्यों नहीं जाऊंगी। एक दोस्त ने इस दोस्त को दावत दी है। हाँ, जो आग उसने ये लगाई है अब वो नहीं लगाएगी, अब वो आग नहीं लगाएगी, इतना तो यकीन हो गया मुझे। हाँ ये भी ठीक है, चलो फिर तैयारी कर लेते। तुम कब करोगी क्या शादी?
जिस दिन वो कहेगी उस दिन कर लेंगे, डोंट वरी, कर लेंगे किसी न किसी दिन। अभी तो हम बच्चे हैं, एंजॉय करने का टाइम है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ आंचल से शादी। ओके, तुम आईपीएस ऑफिसर आंचल के साथ शादी करना चाहती हो, तो एक काम करते हैं ना, काजल और साहिल की शादी हो रही है, उसी शादी तारीख में तुम्हारी भी शादी करवा देते। आई थिंक इस चीज़ बेस्ट आइडिया, अच्छी आइडिया है। ठीक है, लेकिन तुम दोनों की शादी मुझे एंजॉय करने दो, मुझे मत गुस्साओ अपनी शादी में, मुझे मत गुस्साना अपनी शादी में। मैं दोनों की शादी एंजॉय करना चाहती हूँ। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा तो आप क्या करोगी, तब की बात तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, समझी? तो तू शादी करना चाहती है ना, एक्सक्यूज़ मी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। उसके उसके आने से, इसके आने के बाद, उसके साथ रहने के बाद मेरी ज़िंदगी में ना कोई आएगी ना कोई आएगी, समझ में? आएगी ना, कोई भी नहीं आएगी। लिख लो, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही काफ़ी है, वंशी कर रहा है, जिससे मैं बेतनाशा प्यार करती हूँ। प्यार नहीं, इश्क करती हूँ मैं उससे। हाँ, तभी दर्द को छुपाती हो। वैसे तुम्हारी पीठ में कुछ हुआ है क्या? मेरे छूने से तुम्हारी सिसकी निकली थी, दर्द के एहसास से तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था जब मैंने टच किया था। हाँ तो तुम्हें क्या है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें नहीं देती है क्या बाइट? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बाइट देती है, लव बाइट देती है, लेकिन लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लव बाइट दी है तुम्हें। तो क्या हुआ, उसने दिए, मैंने ले लिए। दर्द हो रहा है तो कोई गोली वगैरह खा लूँगी, मेरी दवा भी वो है, मेरी मलहम भी वो है, उसे आने दो, वो खुद से कुछ कर लेगी, डोंट वरी। जिसने ज़ख्म दिया, जिसने दर्द दिया, वही मलहम लगाएगी। तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात की तैयारी करो, रात को क्या पहन के जाओगी ये बारे में सोचो। मुझे छोड़ो, मुझे माफ़ करो, मुझे सोना था, नींद आ रही थी। तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम्हें दर्द हो रहा है, और इस दर्द को तुम छुपाना चाहती हो वंशिका से। एम राइट? भाभी बोलो, भाभी है तेरी। ओके ओके भाभी, सॉरी सॉरी, इस घर की सबसे बड़ी बहू और सबसे बड़ी भाभी। अच्छा है, तो बड़ी भाभी कहना स्टार्ट कर दो क्या मैं? एक्सक्यूज़ मी, ज़रा मुंह संभाल के बात कर। भाभी कह लो, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मुँह ऊंचा मत तोड़ा, और उससे बड़ी भाभी नहीं बोल, समझे? अरे एज के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम इस घर की बड़ी बेटी हो तो इस हिसाब से कह रही हो ना, बस भाभी कह दो, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझे? तुम सब लोग उस आराम आराम से उसके रूम में आ जाते हो, तो देखती तो कहती तुम सब लोग अब मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मॉम डैड आप लोग भी आयो, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? वरना तुम इस तरह रूम में नहीं आते। मॉम मैं ठीक हूँ, बस मैं रात को लेट सोई थी तो सोचा तो थोड़ा सी नींद मान लो, ये आ गई सर दर्द देने के लिए, और आपको भी बुला लिया। देख लीजिए मैं ठीक हूँ, ये देख लीजिए, आके हाथ लगा लीजिए। बुखार नहीं है ना? एक तो तुम्हारा बुखार पता नहीं चलता, तुम्हारे अंदर बुखार होता है, बाहर नहीं होता। हाँ, लेकिन जब बर्दाश्त खत्म होगी तो मैं बता दूंगी कि मुझे बुखार है, ठीक है? बुखार टेम्परेचर चेक करती रुको। मॉम प्लीज़, अभी नहीं यार, अभी नींद आ रही है, आप लोग प्लीज़ जाए ना, मुझे वाकई नींद आ रही है। कहा मेरी सर की कसम, आह, थोड़ी सी आ रही है मॉम, नींद आ रही है, आपकी सर की कसम खाऊंगी तब भी कहूँगी मुझे नींद आ रही है। थोड़ी सी रेस्ट करना चाहती हूँ, बस नींद मारना चाहती हूँ, इतना करना चाहती हूँ। ठीक है, रात को शादी में चलोगी या फिर गुस्से में बैठना है? किस चीज़ का गुस्सा? वो मेरी दोस्त थी, मेरी दोस्त है, और मेरी दोस्ती रहेगी। डोंट वरी, हम शादी में जाएंगे, हम पूरी फैमिली शादी में जाएंगे। बस आप उसके लिए गिफ्ट का सोचिए, क्या का आपको गिफ्ट क्या देना है उसे, 10 सेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मेरी शादी में हम लोग आएंगे ज़रूर, और तुम लोगों की ड्रेस वगैरह, क्योंकि वहाँ की ड्रेस के बारे में उसने तुम्हें अपने वो क्या बनाते दोस्त बेस्ट फ्रेंड को, हाँ मुझे पता है, उसने ड्रेस भेजी है मेरे लिए, वो पहन लोगी, मैं और परी वो पहन लेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो गाउन है, और हाँ उसके शोल्डर थोड़े से लूज़ है, तो आप कर लीजिए जो करना है, या फिर हमारी प्यारी सी डिज़ाइनर को दे दीजिए, वो न कुछ कर लेगा। एक्सक्यूज़ मी, प्यारा सा डिज़ाइनर बोली, नोट अगेन डिज़ाइनी। अच्छा पापा, मेरे साहिल भाई, उसे देख लो ड्रेस में क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करके मुझे दे देना, मैं पहन लूँगी जो मुझे अच्छा लगे। उसका भरोसा नहीं, पता नहीं कौन सी ड्रेस मुंह पे मारने आ गई है, और अगर आग लगाने के लिए वो ड्रेस लाई तो उसे काट कूट करके रख दो। लेकिन अगर आग नहीं लगा रही वो ड्रेस, थोड़ा सा नॉर्मल करना तुम्हें आता है तो कर लो। तो मेरा टेस्ट है इस ड्रेस को सही करने का, और ड्रेस को लागती है जिस जो डमी के ऊपर था,
ओह वाह, ये ड्रेस भेजा था उस कमीनी ने। जी हाँ, वो इतनी शॉर्ट थी, उसे देखकर एक पल के लिए वंशिका घूर के उसे देखती है। सो नो अनी, मैं ये नहीं पहनने वाली, इसे मेरा भाई ठीक कर लेगा। साहिल जाओ, अब तुम्हारे पास एक ही काम है, इस ड्रेस को सही करके मुझे दो। अगर नहीं होगा तो दूसरा ड्रेस बना दो, उसी वे में बनाओ, लेकिन अच्छा सा बनाना। डोंट वरी दी, मैं इसे सही करती हूँ। जो शॉर्ट है ना, उसे अच्छा करके आपको दूंगी, डोंट वरी। आज मेरा एग्ज़ाम है ना आपके सामने, तो ठीक है, मैं उस एग्ज़ाम में 100% लेकर दिखाऊंगा। 100% सपोर्ट की ज़रूरत है, हम हैं आपके साथ। आप लोग अपनी ड्रेसेस चूज़ कीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। इसके लिए क्या हमें बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, बाहर कहाँ जाना पड़ेगा, दी ने यहाँ पर भी मेरे लिए सेटअप किया है, इमरजेंसी सेटअप। अच्छा, दिखाओ फिर। वो सबको लेके जाता है वहाँ पर, यहाँ तक कि वंशिका भी उसके साथ थी। आज वंशिका के साथ भावना भी थी, क्योंकि उसे दिखाना था अपने घर वालों को, तो वो भी चल रहे जाते। वो सब गार्डन एरिया की तरफ जाते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर क्या है, वो साइड में वो घर देख रहे हो, ओ वाला, हाँ आइए। तो जब वो अंदर जाते तो देखते बाप रे, वहाँ पर सब कुछ था, वहाँ पर कुछ लोग काम भी कर रहे थे। तो कहते ये मेरे पर्सनल वर्कर हैं जो मेरे साथ काम करते इमरजेंसी के टाइम पर, और ये है मेरा प्यारा सा डिज़ाइनिंग दुनिया जो मेरी दी ने मुझे गिफ्ट किया था। थैंक यू सो मच दी, मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। घर के अंदर भी मैं काम कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर जब यहाँ नहीं होगी तो तुम यहाँ पर आके आराम से काम कर सकती हो। और वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो डिज़ाइनिंग को कोर्स करने वाली है आगे जाकर, तो वो तुम्हें सपोर्ट कर सकती है। तो तुम दोनों के लिए ये बेस्ट जगह है जो मैंने चूज़ की है। कैसा लगा तुम्हें? सब लोग वहाँ की ड्रेसेस देखते हैं, तो कहते हैं ये ड्रेसेस तुमने बनाई है? हाँ, अभी तक बनाई, किसी ने पहनी नहीं है, तो हम लोग पहन लें, यहाँ से कुछ पसंद करके ले लें। सब लोग अच्छी ड्रेस लग रहे हैं यार, और इसमें वाइट भी है, ब्लैक भी है, रेड भी, हाँ हर एक तरह की डिज़ाइनिंग है। और आज की शादी के लिए ये सारी चीज़ें बेस्ट है, इसलिए तो आप लोगों को यहाँ लाई हूँ। काजल, जो तुम्हें पसंद हो तुम देख लो। भाभी, आप लोगों को भी जो पसंद हो आप लोग देख लीजिए। बाकी रही बात ये भावना दी की ड्रेस की, इसके साथ मैं छेड़खानी करने के लिए तैयार हूँ। बाकी आप अपना पसंद देख लीजिए, अगर लूज़ है या फिट करनी है, कुछ भी करनी है, ये लोग कर लेंगे, और अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। ये कहकर वो अपनी मशीन की तरफ अपनी केबिन की साइड वाले टेबल के पास जाके खड़ी हो जाती है। उस फ्रॉक को उस डमी से उतारने के लिए कहती है, अब उसको पूरी तरह से उस टेबल पर रख देती है। तब वो भावना से देखकर वो कड़ी साइड में खड़ी हो जाती है। तब उसकी मम्मा आती है, छोटी मम्मा, जो साहिल सिंघानिया की माँ गीता सिंघानिया आती है। कहती, थैंक यू सो मच मेरी बेटी को उसकी ड्रीम देने के लिए। उसका हक है छोटी माँ, उसके हक को कोई छीन नहीं सकता, उसे जो बनना है उसे बनने दीजिए। और देखिए किस तरह खुशी इस चीज़ के लिए, उसे यही चीज़ करना था तो उसे करने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन हो, एक लॉयर का बेटा लॉयर हो। और मेरे डैड जो थे वो तो बिल्कुल मैं अपने भाई को बनने नहीं दे सकती। हाँ, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है तो समझ में आता, लेकिन एक डॉन का बेटा एक डॉन ज़रूरी तो नहीं है। इसलिए मेरे भाई को जो पसंद है वो वही करेगा, जो उसकी चॉइस है, और मुझे उसकी चॉइस पर फ़ख्र है। आज जो एग्ज़ाम मैंने उसे दिया है ना, उसने टॉप किया अपने चीज़ों में, सब जगहों में अपना नाम बनाया है। लेकिन आज जो ड्रेस मैंने उसे दी है ना, वो ड्रेस मेरे मुताबिक नहीं है, वो ड्रेस जेनिफ़र के मुताबिक है। और वो जेनिफ़र के तोड़ जुगाड़, वो कहते हैं ना, ड्रेस को सही करके मुझे देने वाली है। अगर ये ड्रेस मैंने मम्मा पहले लाई है तो मुझे यही समझ में आया कि मम्मा को पता है मुझे ये ड्रेस पहननी नहीं है, इसलिए मम्मा ये ड्रेस मेरे पास लाई है। बाकी सब ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, उससे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, और आप लोग भी तैयारी कीजिए शादी में जाने के लिए। हमें यहाँ से तकरीबन 6 बजे निकलना पड़ेगा, 2 घंटे का तो रास्ता है। 9 बजे उसकी सेरेमनी शुरू होने वाली है, ठीक है? तो एक काम करते हैं ना, हम लोग 5 बजे निकल जाते हैं, क्या कहती हो? नहीं, 6 ठीक है, इनको तैयार रहने में टाइम भी लगेगा। और मैं एक बहुत ही अच्छी गाड़ी मंगवाऊंगी जहाँ से कोई परेशानी हो ना हो, कोई ना हो, सब लोग आराम से निकल सके एक ही गाड़ी में। तो ठीक है, वैन वगैरह बुला लो, या फिर वो फैमिली बस जो जाती है, आए समझ में आए? हाँ, मैं समझ गई, मैं वही मंगवाने वाली हूँ जिसमें हम सारी फैमिली, पूरी फैमिली जा सके आराम से, एक साथ जाए एक सकता है। अगर नहीं, अगर किसी को अलग जाना है तो गाड़ी भी हमारे पीछे चलेगी।
डोंट वरी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। ये क्या करो, रूम की तरफ जाती है, रूम में जाकर वो एसी के अभी सामने ही खड़ी हो जाती है और अपनी शर्ट को थोड़ा ऊपर करके एसी की हवा उसकी ज़ख्म पर सर्दी भी दे रही थी और जलन भी दे रही थी, तो दोनों करती है। लेकिन कुछ करने के बाद वो लेट जाती है और फिर से लेट जाती है सीने के बल, तो चेस्ट के बल पे लेटी थी आंखें बंद करके। तब उसे एहसास होता है कि उसके रूम में कोई आया है। वो आर से कहती, अरे तुम आ गई, तुमने ड्रेस पसंद नहीं किया, और लोग पसंद कर लेंगे, मुझे इसकी टेंशन नहीं। क्या तुम अपना शर्ट उतारोगे? शर्ट शर्ट क्यों उतारना? वो मुझे मलहम लगाना है, जो जलन तुम्हें हो रही है। नहीं, वो मुझे मैंने कहा शर्ट उतारो, मैंने जो कहा वो करो। जब तुमने कपड़े बदल दिए तो मैं समझ गई कि तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है। शावर लिए दोबारा? हाँ लिए। दर्द हो रहा है? वो चुप थी। जलन हो रहा है? तब भी वो चुप थी। तो उसको बिठाती है, दोनों हाथ कंधों से पकड़ के उसे बिठाती है, उसके फेस को अपने दोनों हाथों में लेती है और अब उसके आंखों में आंखें डाल के कहती है, दर्द हो रहा है? तो आंखें नीचे कर लेती है। जलन हो रही है? तो तब भी उसकी आंखें नीचे थी। तो कहती, मुझे पता है, आई एम सॉरी, मैंने कहा ना सॉरी मत बोलो, मेरी मोहब्बत की निशानी है। उसे दर्द या जलन जो भी है मेरे लिए है, लेकिन तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग कह रहे हैं कि तुम सब लोगों के पास बैठोगे, लेकिन इस वजह से तुम बाहर नहीं बैठ रहे कि तुम्हें दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, तो इसलिए तुम रूम में आए हो। तो इसलिए ये लो, ये मेडिसिन लो, खाओ, इससे तुम्हारी दर्द थोड़ा आराम हो जाएगा। और ये क्रीम दिए। क्या तुमने उससे कहा कि तुम्हें क्रीम चाहिए? नहीं, मैंने बस मांगी थी, तो उससे सवाल बहुत किया, शगुफ्ता ने मुझे दिया है। शगुफ्ता बहुत समझदार है। हाँ, मुस्कान के मुताबिक मुस्कान के तो ज़्यादा समझदार है वो। जहाँ मुस्कान को समझदारी दिखानी चाहिए वहाँ नहीं दिखाती, लेकिन जहाँ दिखाने की ज़रूरत होती है वो वहीं पर दिखा देती है समझदारी अपनी। और मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र है अपनी बहन की। वो अच्छी है, नादान है, शरारती है, सब कुछ है, लेकिन हाँ एक बात है, अपनी मोहब्बत के लिए उसके अंदर जितनी समझ है ना, जितनी उसे चाहिए, वो सब कुछ है उसके पास। बस कभी कभार थोड़ी सी बचकानी हरकत कर देती है। पता है, ये लो मेडिसन। और ये मेडिसन, ये एलर्जी की है। तुमने ये क्यों किया? अरे चेहरे पर जो दांतों के निशान थे उस वजह से किया था, वरना मैं नहीं करती। और वैसे भी मुझे सिर्फ एलर्जी की गोली की ज़रूरत है, ना कि इंजेक्शन की। हाँ, शगुफ्ता ने कहा था कि तुमने ज़्यादा नहीं किया तो तुम्हें ज़्यादा एलर्जी नहीं आएगी। वो तो तुम्हारी बहन आना चाहती थी, मुस्कान तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छी तरह करना चाहती थी, तुम्हारी पूरी बॉडी को देखना चाहती थी, लेकिन समझदारी से शगुफ्ता ने समझा दिया उसे। अच्छा क्या समझाए? बस उसे कहा तुम नहीं समझोगे, इतने ही कहा। तो उसे अपने सर को खुजाना पड़ा। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने क्या ना समझी कर दी, खुद से सोच रही कब से। आदत है उसकी, डोंट वरी। फिर आखिर में तक हार कर फिर से शगुफ्ता के पास जाके कहेगी, मैंने अब क्या किया जो तुम कह रही हो, मैं नहीं समझ सकती। तो समझा देगी, डोंट वरी। वैसे आई एम सॉरी। अरे मैंने यार देखो, मेरा दर्द, मेरे ज़ख्म, मेरी सब कुछ है मेरे पास, हो रहा है दर्द, जलन भी हो रही है, पीठ में दर्द भी हो रहा है, लेकिन क्या है ना, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी मोहब्बत हो। और तुमने जो ज़ख्म दिए मुझे, बताए उस ज़ख्म पर मलहम भी तुम ही लगाओगी, ये तो है ना मेरी बात। तो फिर टेंशन क्यों लेना और बार बार सॉरी कहकर मेरे उस रात की मोमेंट्स को करा मत करो। मुझे वो पल याद करके अच्छा लगता है, जब जब ये दर्द का एहसास होता है ना, दर्द में जलन का, तो लेकिन उसमें जो मिठास की एहसास होता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। और वो मिठास मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तुम जिस तरह से बिहेव करे ना, उससे थोड़ी सी जलन मुझे हो रही है, दर्द भी हो रहा है। तो अगर तुम्हें मुझे मलहम लगाना है, बिना आंसू के, बिना तकलीफ के, बिना चीज़ों के मुझे लगाओ, प्यार से लगाना है तो लगाओ, वरना मत लगाना। और हाँ, इतने प्यार से भी मत लगाओ कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ, ओके। ये क्या करो, अपना शर्ट उतार के रखती है और पीठ के ऊपर फिर से लेट जाती है। जब उसके जख्मों को देखती है, अपने दांतों के निशानों को देखती है, तो उसे चूक कर कहती है, दर्द हो रहा है ना? तो कहती है, मैंने कहा ना, दर्द, जलन, जख्म सब कुछ होता है मुझे, लेकिन जब तुम मलहम बनती हो, कोई दर्द, कोई जख्म का एहसास नहीं होता मुझे। अब लगाओ जो तुम्हें लगाने लाई हो। तो वो क्या करती है, तो कि सबसे पहले वो उस जख्मों को क्लीन करती है, मतलब गीला कपड़ा लाती है, उन्हें फिर से साफ करती है। तो कहती है, अरे यार अभी तो शावर लिया था,
अभी साफ किया तो कहती अच्छा ठीक है नहीं करती। और फिर से वो कपड़े गीले कपड़े को रख देती है और झुकती है। उसके ख्याल से वो मलहम लगा रही थी, लेकिन वो जहाँ पर उसके दांतों के निशान थे वहाँ पर एक सॉफ्ट सी किस करती है, फिर वहाँ पर मलहम लगाती है। ऐसे करते करते उसके पीठ पर जहाँ जहाँ उसने काटा था, जहाँ जहाँ लब बाइट दी है, वो भी बेदर्दी वाली लब बाइट, तो वहाँ पर वो किस करती है और उसे मलहम लगाती है। और जब वो ये सारी चीज़ कर रही थी तो वंशिका कि इस चीज़ से भावना खुद पर बहुत कंट्रोल कर रही थी, बहुत ज़्यादा। इतना कर रही थी कि उसे खुद को कंट्रोल ही करना था। लेकिन एक हद होता है जब उसके लास्ट आखिरी जो फर्स्ट किस जो बस फर्स्ट बाइट थी कमर के साइड में, जब वो वहाँ पर किस करती है बस, और वहाँ पर मलहम लगा के जब उठने ही वाली थी तो एक झटके से वंश भावना सीधी होती है, उससे वो लेटती नहीं, वो बैठ जाती है एक झटके से और बैठ कर उसके चेहरे को पकड़ के उसे किस करने स्टार्ट कर देती है। वो किस इस तरह कर रही थी कि वो खुद को उसके अंदर और उसको अपने अंदर लेने के लिए कह रही थी। और वंशिका रोकती नहीं, वंशिका भी उसे किस बैक करती है। किस करते करते वो वंशिका को नीचे लेटाने ही वाली थी, तब वंशिका उसके कंधे से पकड़ के कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो ये कहती है तो अपनी सांसों को वो किस को रोक कर उसके कंधे पर अपना सर रख देती और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। और इसकी सांसों को कंट्रोल करने के लिए वंशिका उसके सर को सहला रही थी। वो अपनी सांसें कंट्रोल कर रही थी और वंशिका अपने दिल की धड़कन, दोनों की तो एक सी हालत थी कि रुकना नहीं है, लेकिन अगर स्टार्ट हुए तो रुकेंगे कब। तो उसके सर को सहलाते हुए कहती है तो सोना है ना, सो जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे करना है, मेरे अंदर फीलिंग जग चुकी है। आई वॉन्ट हर, मुझे अभी करना है। नहीं कर सकते, रात को मना नहीं करूँगी, लेकिन अभी नहीं। पर अभी जो अंदर आग लगी उसका क्या करूँ, तो उसको बुझाने के लिए मैं हूँ ना। वो उसके चेहरे को फिर से पकड़ती है, अपने होंठों को उसके होंठों पर रख देती है और आंखें बंद कर लेती है। लेकिन वंशिका किस चीज़ से वो चुप थी, खामोश थी। तब वो अपने होंठों को खोलती है और भावना की होंठों को अपने अंदर लेती है और बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टली जो किस कर रही थी भावना, वो पैशनेट था। लेकिन अब जो वंशिका किस कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट था। पहले वो लेटती है और उसे अपने ऊपर लेकर आराम से उसके पेट को ना कोई चीज़ लगे ना कुछ हो, बस उसे सुकून से अपने सर उसके सिर उसे किस करते करते लेट जाते हैं। और जब किस बिल्कुल पूरी तरह से करती है तो उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसके सर को सहलाते हुए कहती है अब आंखें बंद करके सो जाओ, जब तक तुम्हारी ये क्रीम तुम्हारी बॉडी पर पूरी तरह से जज़ब नहीं होती और इससे थोड़ा सा दर्द और जलन का आराम हो जाएगा। और तुमने मेडिसिन भी खाई है, अब तो तुम्हें 100% नींद आएगी। अगर मैं सो गई तो शादी में जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। डोंट वरी, टाइम से उठ जाओगे और तुम्हें तैयार होने के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए जितना टाइम हम लेते हैं, समझी, सो जाओ। उसके गाल पर बड़े प्यार से एक टपकी मारती है, उसको आंखें बंद करने के लिए कहती है और तकरीबन 5 मिनट बाद उसे गहरी नींद आ जाती है। हाँ, उस मेडिसिन के अंदर एक नींद की गोली भी दी थी शगुफ्ता ने। उसे कहा था ये खाने के बाद उसे अच्छी सी सुकून से नींद आ जाएगी। जो दर्द जो जलन हो रहा है और थोड़ी सी काम करने के लिए उनको नींद की ज़रूरत है, तो आप ये मेडिसिन उसे दे दीजिए। जब वो पूरी तरह से सो जाती है तो आराम से उसे बेड पर लेटाती है और अच्छी से उसके ऊपर चादर ओढ़ कर अंदर से लॉक करके वो चली जाती है बाहर, जहाँ पर सब लोग ड्रेस रूम, जहाँ गार्डन एरिया में जहाँ पर साहिल का एक बहुत ही अच्छा सा बुटीक बना था वहाँ आ जाते। तो देखती क्या हुआ, शगुफ्ता उसको देख कर कहती है वो सो चुकी है, तो कहती है सो चुकी है। ओ भाभी आपके ओंठों की साइड, हाँ ओ सॉरी। वो जल्दी पलट के अपने होंठों को क्लीन करने लगती है। वो जल्दबाजी में आ तो गई थी, लेकिन उसने लिपस्टिक लगाई थी तो उसकी लिपस्टिक थोड़ी सी फैल गए थे। तो जैसे ही शगुफ्ता ने लिखा तो शगुफ्ता सारे को उसके पास आके कहने लगी थी अब वो ठीक है ना, हाँ वो ठीक है, सो रही है, ठीक है, एक आधे घंटे बाद वो उठ जाएगी। अभी तो 2 बज रहे हैं, अभी तो सॉरी अभी तो 11:30 बज रहे हैं, तब तक वो आराम से उठ जाएगी। डोंट वरी, उसका सोना ज़रूरी, क्योंकि दर्द बहुत हो रहा है, उसे जलन भी हो रही है। आपने लगा लिया ना क्रीम, अब वो उससे आराम आ जाएगा, उसे बहुत अच्छा सा फील हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने रूम को अंदर से लॉक किया है, लेकिन मेरे पास की नहीं है उसको खोलने की। ये बात है, तो डोंट वरी, मेरे पास है ना, मैं आपको दे दूँगी, डोंट वरी। क्या सारी की तुम्हारे पास होती है? नहीं, मुझे पता है वो की कहाँ रखते हैं मम्मा लोग, तो मुझे ये पता है। एक्स्ट्रा की होती है ना तो वहीं पर रखते हैं जहाँ पर है। आपको भी मैं बता दूंगी, जब आपके रूम में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ से की लेके जाके खोल दीजिएगा, डोंट वरी।
आपने अगर रूम लॉक किया है अंदर से तो ज़रूर उनको कपड़े नहीं पहने होंगे ना, शर्ट वगैरह नहीं पहना होगा, इसलिए अपने रूम को लॉक किया। वो सर झुका लेती तो कहती बस फिर ठीक है, मैं आपको चाबी दे दूँगी, डोंट वरी। ठीक है, वो लोग सब लोग वहाँ पर आ जाते बहुत अच्छे से डिज़ाइन। तकरीबन वहाँ पर उन्हें लगते हैं 1-2 घंटे। और उस ड्रेस के पास जाके वंशिका खड़ी थी, सिर्फ देख रही थी साहिल को। सब साहिल सर उठा के सामने देखती तो कहती डोंट वरी भाभी, इस ड्रेस को मैं ऐसे बना दूंगी जिससे ड्रेस दी पहनेगी तो वो अच्छी भी लगेगी और एम्बेरस भी फील नहीं करेंगी और आपको उन पर गुस्सा भी नहीं आएगा। डोंट वरी, जो कल हुआ था उसके बाद तो मैं रिक्स में भी नहीं ले सकता दी के लिए, बिल्कुल नहीं ले सकता। तो उसे घूरते वहाँ से हट जाते, उसके चेहरा शर्म से लाल हो जाता था। तो वो दूसरी साइड में आती जहाँ पर आंचल और परी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या पहनना है। तब वो आके कहती तुम लोगों ने अब तक डिसाइड नहीं किया तुम दोनों को क्या पहनना है। अरे यार वंशिका देख ना, मैं कहती मुझे ये पहनना है लेकिन ये पहनने नहीं दे रही। यू आर सो ब्यूटीफुल, लेकिन वो खूबसूरत लगेगी, मैं नहीं चाहती मेरे लोग से कोई देखे। तो इतना भी जेलसी मत लो। एक्सक्यूज मी, ये कौन बोल रहा है मुझे? मुझे इतना जेलसी नहीं लेना चाहिए। ये कौन बोल रहा है मुझे? अच्छा बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो। हम देख रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है, क्यों बार बार रूम में जाने की जिद कर रही है। कहीं अभी तक अंदर की आग ठंडी नहीं हुई क्या उसकी? जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। वो सो रही, उसे नींद की ज़रूरत थी। ओके, तुम नहीं सोए? मुझे नींद नहीं आ रही थी। 5-10 मिनट तक तो बेड पर लेटी थी, लेकिन जब नींद नहीं आ रही थी तो वापस नीचे आ गई। अपने लिए भी तो ड्रेस चेंज पसंद करना है। तब वहाँ से साहिल कहता है अरे भाभी आप ये वाला पहन लीजिएगा, आपके लिए मैंने तैयार किया है, देख लीजिए एक नज़र। और जब उस ड्रेस को देखती है, एक बहुत खूबसूरत सी गाउन थी, वो भी लाइट रेड थी, ज़्यादा डार्क रेड नहीं कह सकते, राइट लाल कलर की थी। और उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा काम किया गया है और उसकी शोल्डर पे जो काम हो उसकी बात ही कुछ और है। जब उस ड्रेस को पूरी तरह से आगे से पीछे देख के कहती वाकई तुम तो बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो। हाँ बिल्कुल, आप दोनों की शादी के कपड़े मैं खुद अपने हाथों से ही तैयार करूँगा जिस दिन आप शादी करने के लिए तैयार होंगी। और हाँ काजल, तुम्हारा ड्रेस मैंने तैयार कर दिया है तो हमारी शादी का, वो दिखाओ फिर। ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। भाभी को दिखा सकती हूँ, भाभी के दोस्तों को दिखा सकती हूँ, छोटी भाभी को दिखा सकती हूँ, सबको दिखा सकती हूँ, बट सिवाय तुम्हें। और तुम्हारे लिए तो सरप्राइज होना चाहिए ना स्वीट हार्ट। ये क्या बात हुई अगर मुझे पसंद नहीं आया तो? अच्छा, साहिल राज सिंघानिया की ड्रेस जो उसने डिज़ाइन की है तुम्हें पसंद ना, ये हो नहीं सकता। जिस बुटीक में जाके उसके ड्रेस खरीदने के लिए तुम मरती हो ना, उससे तो अच्छा मैंने बना दिया है उसे, और ज़्यादा अच्छा बनाया है। तब तो मुझे पता नहीं था ना मेरा बॉयफ्रेंड इतना मशहूर हो चुका है। हाँ जब पता था तब तो हंसने लगती है। तब और ज़्यादा फ़ख्र होता है मुझे अपने बॉयफ्रेंड पर कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना बड़ा डिज़ाइनर बन चुका है। आई ट्रस्ट यू। और मुझे पता है कि तुम इस ड्रेस को इस तरह काबिल बना लोगी कि तुम्हारी बहन उसे पहन सके, दी पहन सके, है ना? बिल्कुल। और कल के बाद तो मैं कोई रिक्स बिल्कुल ना लो। अच्छा ठीक है, बार बार उन्हें एक्सक्यूज़ मी, बार बार मेरे दोस्त को एम्बेरस फील मत करो, अपना काम करो दर्जी साहब। नहीं दर्जी सीरियसली? हाँ जो तुम लोग काम करते हो तो दर्जी करते हैं ना। वाह, बस आप लोग को एक नाम मिल जाता है डिज़ाइनर, लेकिन काम तो दर्जी वाले के होते हैं, मेहनत दर्जी वाली होती है। दर्जी दुकान में बैठते हैं, सिलाई मशीन में बैठते हो, तुम लोग स्पेशल सिलाई मशीन में बैठते हो और तुम लोग का नाम बढ़ जाता है डिज़ाइनर, बुटीक डिज़ाइनर, सबसे अच्छे बुटीक डिज़ाइनर। लेकिन काम तो दर्जी वाले हैं ना, कटिंग नहीं करते हो, सिलाई नहीं करते हो, डिज़ाइन नहीं बनाते हो, वो चीज़ वो भी बनाते हैं, आप भी बनाते हो। अगर आपके डिज़ाइन को देख के तो वो लोग उसी डिज़ाइन को बना के मार्केट में बेचने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनके पास भी टैलेंट की कमी नहीं है यार, ऐसे तो मत बोलो। घर में बैठ के लोग दर्जी कपड़े सीते, कपड़े सीते हैं, कपड़े की डिज़ाइन बनाते हैं। वो केटलक केटलक के क्या कहते हैं, केटलक होती है ना, वो तस्वीर वाले जो ड्रेसिंग वाले आते हैं ना, उसके ही तरह से वो डिज़ाइन बना के कपड़े उन्हें देते हैं, अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमरों को देते हैं बना के। लेकिन उनका नाम दर्जी होता है। और हम लोगों को, अगर हम जैसे आए पाए लोग एक बहुत बड़े नेशनल जगह जाकर एक डिज़ाइनर का कोर्स कर लें, एक डिज़ाइनिंग कर लें, तब हमें कहा जाता है डिज़ाइनर। तो बात तो एक ही है। आप भी सिलाई करते हो, अच्छा बाबा मेरी माँ, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है,
समझ गए। तो लोग भी एक डिज़ाइनर है, ठीक है, यही कहना चाहती हो ना? बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ। अगर तुम खुद को डिज़ाइनर कह रहे हो तो उन्हें भी डिज़ाइनर ही समझो। दुकानों में, घरों में जो लेडीज़ घर में सिलाइयाँ करती है, घर में कपड़े सीती है, वो भी एक डिज़ाइनर है। वो भी बिल्कुल वैसी डिट्टो वैसी डिज़ाइन के कपड़े बना के आपको देती है जो आपको पसंद होता है, जो हमारे रेंज में नहीं होता ना, तो उस रेंज से थोड़ा कम लेकर वो डिज़ाइन बना के वो हमें दे देती है। अगर हमारे यहाँ पर इस ड्रेस की कीमत कितनी होगी? 25,000। ओके, तो अगर एक घर में एक लेडी को ये दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10,000 लेगी या 8,000 लेगी, इसी तरह से। तो कुछ चेंजिंग वो अपनी तरफ से भी करेगी, लेकिन कभी अगर कोई ऐसी इंसान हो जो उसके पास इतनी बड़ी रेंज हो, लेकिन वो तुम्हारी बुटीक तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो घर के अंदर जाकर उस इंसान को वो डिज़ाइन के दे देगी, तस्वीर दे देगी कि वो कहेगी बिल्कुल डिट्टो मुझे यही डिज़ाइन वाली कमीज़ चाहिए, तो वो कहेगी मुझे इतनी, उस वहाँ पर उसकी कीमत इतनी है, अब तुम कितना देना चाहो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुमसे इतना लूँगी। अपनी बात भी रखेगी सामने। तो सोचेगी, वो कहेगी नहीं मैं इतना तो नहीं दे सकती, अगर इतना देना हो तो मैं डायरेक्ट उस बुटीक के में जाकर उस ड्रेस को लेकर नहीं आती, इसके लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करती, जाके कपड़ा ढूंढती, कपड़ा ला के तुम्हें देती, और अब तुम्हें डिज़ाइन के लिए कह रही हूँ। हमारे पास कपड़े डिज़ाइनिंग सब कुछ होते हैं, उनके पास कपड़े आते हैं। जैसे कि अगर मैं एक जा रही हूँ, मेरी एक दोस्त है, उसकी मोम बहुत अच्छी है, उसकी मोम घर में बैठ के सिलाई करती है और बहुत अच्छे अच्छे सिलाई की डिज़ाइन वगैरह करती है। एक दफ़ा मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आया था, लेकिन वो शॉर्ट हो चुका था, वो मिल ही नहीं रहा था मुझे, मेरे पास पैसों की तो कमी थी ही नहीं, ऊपर से तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड थे, तो तुमने मुझे बताया नहीं। अगर बता देती तो तुम उसको ड्रेस को मुझे किसी भी तरह से ढूंढ के मुझे दे देते ना, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं। कौन सी ड्रेस की बात करें? वो वाली ब्लू वाली जो वहाँ उस एक मूवी में पहना गया था, वो वाली ड्रेस, वो जो थे तुम जिसकी मूवी तुम 10 बार देखती थी, हाँ बिल्कुल, मुझे वो वाली डिज़ाइन वाली सूट चाहिए था। तो वो बिल्कुल शॉर्ट हो चुका था, मतलब ख़त्म हो चुका था, मुझे मिल ही ना रहा था। जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान थे वहाँ पर पहुँचे, बात किए थे, लेकिन कुछ नहीं। एक दिन इसी तरह मैं बैठी थी तो मेरी दोस्त आई तो कहने लगी क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है, कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमसे चीट तो नहीं किया? तो मैंने कहा नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे चीट नहीं किया यार, ये ड्रेस। तो कहने लगी हाँ तो क्या हुआ, इस ड्रेस को मिल नहीं रहा, और पता है इसकी कीमत कितनी है? कितनी है भाई, अमीर लोगों की अमीर बातें कितनी है। वो इसी तरह बात करती थी अमीरों के बारे में, लेकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो मैंने कहा इसकी कीमत तकरीबन 30,000 है मार्केट में, और इस कदर ख़त्म हो चुकी है, तो क्योंकि ये मूवी में दिखाया गया था ये ड्रेस, और तो तुम्हें पता है ना मूवी की चीज़ें किस तरह मशहूर होती, किस तरह से बिकती है, और इतने बड़े एक्टर ने ये ड्रेस पहनी तो और ज़्यादा बिकेगी ना। हाँ तो नहीं मिल रही ये ड्रेस, तुम्हारे पास इसके कपड़े मिल सकते हैं क्या? कपड़ा मतलब देखो, मैं तुम्हें एक गारंटी देती हूँ, ये एक ही इंसान बना के तुम्हें दे देगी, बना के देगी सीरियसली। इसको बनाने के लिए कितना टाइम लेंगे देखो, वो तो और किसी की दर्जी के ऊपर है। तुम्हें चाहिए कब? एक हफ्ते बाद चाहिए, इस प्रोग्राम में मुझे पहनना है, तो ठीक है मिल जाएगी। एक हफ्ते का टाइम दे दो, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल डिट्टो यही ड्रेस चाहिए तुम्हें। हाँ, कलर वगैरह चेंज बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, चलो मेरे साथ, इस ड्रेस को हम ढूंढते हैं मार्केट में। हमने पूरा मार्केट छान मारा, ये ड्रेस का कपड़ा भी हमें नहीं मिला था। तो कहने लगी अब क्या, अब तो एक ही इंसान से रुजू कर सकते हैं जो मेरी माँ है। क्या तुम्हारी मोम डिज़ाइनर है? दर्जी। जिन लोगों को तुम डिज़ाइनर कहते हो, हमारे घर हमारे इलाके में हमारे लोगों को कहते हैं दर्जी। तो घर में बैठ के मेरी मोम सिलाई करती है, उसकी वजह से तो मैं पढ़ रही हूँ, और मैं पढ़ के कुछ बनना चाहती हूँ उनके लिए। तो मुझे अपनी मोम के घर लेके गई। उनका घर बहुत ही अच्छा था, एक कमरे में उनकी मशीन थी, दूसरे कमरे में उसके भाई बहन पढ़ रहे थे। तो कहते ये तुम्हारे भाई बहन है? हाँ, हम कज़न है, फैमिली ज्वाइन है, ऊपर मेरे चाचा रहते, नीचे हम लोग रहते, उनके बच्चे अक्सर नीचे ही पाए जाते, डोंट वरी। तो अपनी माँ के पास आती, उसे तस्वीर दिखाती, मोम हमें ये ड्रेस का कपड़ा नहीं मिल रहा। तो ये कपड़ा में कहाँ मिलेगा? उसकी माँ ने सिर्फ एक झटके में देखकर कहा ये कपड़ा तुम्हें इस मार्केट में मिलेगा। तो हम लोग चले गए उसी मार्केट में, और उनको अपने साथ ही लेके गए, क्योंकि कपड़े की जिस तरह बात वो कर रहे थे, कपड़े भी दो क्वालिटी के आते हैं, एक सस्ता भाव वाला, एक महंगा भाव वाला। अगर सस्ता भाव वाला लोगे तो जल्दी, जैसे हम मिडिल क्लास लोगों के लिए होती है, वो लड़की मुझसे बता रही थी, जैसे कि अगर हम दो किस्म के कपड़े थे यार, मैंने उससे पूछा यार हम आंटी को क्यों लेके जा रहे, तकलीफ क्यों दे रहे? तो उसने पता है क्या कहा, उसने कहा देखो
जिन कपड़ों की तुम बात करो उन कपड़ों की पहचान मेरी माँ को है, ना तुम्हें पहचाने ना मुझे पहचाने। मार्केट में 3-4 किस्म के कपड़े आते हैं, सस्ता भाव वाले, महंगे भाव वाले, उससे महंगे भाव वाले, उससे कई दुगने महंगे भाव वाले। लेकिन कपड़ों की भी एक क्वालिटी होती है। हम कीमत देखते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, लेकिन कपड़ा कौन सा अच्छा है, कौन सा इस मशीन में जा सकता है, कौन सा सिलाई हो सकती है, वो भी चीज़ हमें देखनी पड़ती है। और इससे बेस्ट मेरी मोम से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। तो हम जाएं कपड़ा लाएं और कपड़ा ख़राब हो जाए और मेरी मोम कहे नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन सिएगा कौन, तुमने अभी तक बताया नहीं। अरे बाप रे, बताती हो, रुको तो सही, तुम्हें कुछ समझ आएगा, सिएगा कौन, तुम टेंशन मत लो। हम लोग उसके साथ उसके मोम के साथ गए और 1-2 घंटे तक हम 3-4 दुकानें घूमे। मैंने सोचा आंटी को पता नहीं क्यों आंटी इस तरह में घुमा रही है। लेकिन जब एक दुकान में खड़े होकर उसे वो ड्रेस मिली तो मैंने देखा वो बिल्कुल वैसी ड्रेस थी, लेकिन हाँ जो उसकी कीमत थी थोड़ी सी ज़्यादा थी। जितने भी कपड़े उस डिज़ाइन के हमने देखे थे वो कपड़े थोड़े सस्ते थे, लेकिन जो कपड़ा हम लोगों ने देखा वो महंगा था। तो मेरी उसकी मोम ने उसे कहा ये वाला कपड़ा है, अब तुम इसे ले लो। ठीक है मैं ले लेती हूँ। मैंने ना भाव चाल किया ना कुछ, मैंने वो ड्रेस ले लिया था, लेकिन फिर भी आंटी ने वहाँ पर बोल चाल किया, कहते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली हर कीमत पर अपने पैसे थोड़ा कम करके देती है। वहाँ तकरीबन 2,000 आंटी ने मेरे बचाए। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी मैं दे देती। तो कहती तुम लोग के पास पैसे ज़्यादा है, हम लोगों की ये मार्केट है, अगर हम लोग इस तरह बोल चाल ना करें ना, कल को अगर मैं दोबारा आऊँगी किसी चीज़ को करने के लिए तो मुझे यही कहेगा उस दिन तो आप बड़े शोबाजी करके कपड़े लेके गए, कहता है आपकी इतनी पहुँची तो आप आए क्यों खरीदने के लिए। ये दुकान वालों की पेशन होती है और बोलते झूठ नहीं, बोलते ज़रूर है। जो हमारी लिमिट में है हम वैसे ही खरीदते बेटा, इससे ज़्यादा नहीं। तुम्हें तुम्हारा कपड़ा मिल गया, अब भला बताओ किसकी माप में बनानी है। आप बनाएंगी? हाँ मैं बनाऊंगी। क्या तुम्हें शक है? क्या तुम्हें इसने बताया नहीं कि मैं डिज़ाइन कपड़े सीती हूँ? नहीं मेरा मतलब ये नहीं, वो हाँ घर के अंदर हम दर्जी है इसलिए डोंट वरी, तुम्हें जैसा चाहिए वैसे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन माप तो तुम्हारा ही लगेगा। घर जाके तुम्हारा माप लेंगे। वहाँ पर मैंने उन्हें कुछ खिलाने की भी कोशिश की तो उसने कहा नहीं मैं अपने मेहनत के पैसे लूँगी। जिस दिन तुम्हें ये ड्रेस पहनोगी, जिस दिन तुम्हें ये ड्रेस वैसे ही लगेगा तब तुम मुझे पैसे देना, वरना मत देना। यही समझो एक माँ ने एक बेटी को गिफ्ट दिया है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी मेहनत के पैसे छोड़ती भी नहीं हूँ। चलो हम घर गए, घर में उन्होंने मेरी से पूरी साइज़ ली 1 हफ्ते। अब मैं सोचने लगी चलो मैं कुछ और शॉपिंग कर लूँ। पता है साहिल, मुझे डाउट किया था पता है, पता नहीं वो मुझे उसी ड्रेस को सी के देगी, वैसे ही सी के देगी जैसे मुझे चाहिए या कुछ और बना के देगी, लेकिन नहीं। जब मैंने डाउट था तो मैं फिर शॉपिंग करने चली गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो ड्रेस नहीं, अगर मुझे पसंद भी आए फिर भी मैं लूँगी उनके हाथों से, और इसे लूँगी घर में लाऊंगी भी, रखूँगी, लेकिन पहन नहीं पाऊँगी ये पता नहीं, लेकिन उनका दिल तोड़ूंगी नहीं। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी है, जब तक मैं उस ड्रेस को पहन के उस जगह पर ना जाऊँ तब तक वो 1 रुपया मुझसे नहीं लेगी। तो मैंने फिर भी शॉपिंग की है, लेकिन जब उन्होंने इतने प्यार से इतनी अच्छी तरीके से उसे मुझे गिफ्ट पैक करके मुझे दिया था तब मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने उनकी चॉइस को छोड़ा और अपने ड्रेस के। तो मैंने सारी चीज़ें एक तरफ रख करके मैंने वो ड्रेस पहनी, और जब मैंने पहनी कसम से साहिल, कसम खा के कहती हूँ मुझे वो डिज़ाइन वो वैसे ही लगी जैसे कि मैंने इस मैगज़ीन में देखी थी, उस बुटीक में देखी थी, बिल्कुल डिट्टो उन्होंने वैसी बनाई थी। उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ चेंज हुआ था इंसान, वो जो जिसे पहनने वाला था चेहरा, उस इस ड्रेस को जिसने पहना था वो एक एक्टर थी, लेकिन जितने भी बुटीक थे उन लोगों ने चेंज किया था। लेकिन जो डिट्टो आंटी ने मुझे ये ड्रेस दिया ना, तो उसे पहनने के बाद जब मैं वहाँ गई वो लोगों ने मुझे पकड़ पकड़ के मुझसे पूछने लगी कहीं मैं एक्टर से मिली तो नहीं, कहीं उसने तुम्हें ये गिफ्ट दी। मैं शौक थी, जिस इंसान को मैं एवं ही समझ रही थी, जो दर्जी कह रही थी दर्जी, बुटीक का नाम अलग है, दर्जी का नाम अलग है, तो उस इंसान ने इतनी अच्छी तरह से परफेक्ट 100% एक भी छूट नहीं की, 1% की भी छूट नहीं की उस ड्रेस के ऊपर। 100% उन्होंने बिल्कुल डिट्टो वैसी ही ड्रेस बना के मुझे दी थी। तो मैं कितनी खुश थी तुम्हें बता नहीं सकती। उस पार्टी से रात के तकरीबन 3 बजे मैं वो निकली थी, और 3 बजे निकल कर सीधा मैं अपने दोस्त के घर गई थी, क्योंकि उसे पड़ाकों की कीड़ी थी ना,
तो मैंने उससे मैसेज किया था, मुझे पता था एग्ज़ाम की जिस तरह मुझे टेंशन नहीं उसे टेंशन होती है, तो मैंने उसे मैसेज किया, तू जाग रही है सो रही है? तो उसने कहा मैं जाग रही हूँ, तुम्हें तो पता है कल टेस्ट है, तू नहीं देना है, मुझे तो देना है ना। तो कहती है बस मैं तेरे घर आ रही हूँ। तो इतनी रात को तू पागल है क्या, पूरे मोहल्ले को मैं जगह, इसलिए तो तुझे मैसेज करके बोल रही हूँ कि दरवाज़ा खोल मैं आ रही हूँ। तो जब मैं गई तो देखा उनकी माँ कितनी सुकून से सो रही थी। हालांकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने थकावट के बाद, हम लोग पैसे वाले उन्हें डरते हैं, नींद नहीं लेते, हमें पैसों के डर होते कहीं हमारे घर में चोरी ना आ जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तरह उसकी माँ सो रही थी तो मुझे कहती अब बोल क्यों आई है, आंटी सो रही है। हाँ तो तुम्हें पता है मैं क्या लाई हूँ? क्या लाई है, ये पकड़। अब बे तुम मैगज़ीन लाई है मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए मैगज़ीन नहीं लाई हूँ, इसमें 3-4 ड्रेस है जिनको तुम्हारी माम को सीने मेरे दोस्तों के लिए। तो ये कहने के लिए तो तू सुबह का भी तो इंतज़ार कर सकती, तुझे खुशी नहीं हुई? मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे खुशी इस चीज़ से हुई कि तुझे खुशी मिली है, मेरी मोम को तुम्हारी खुशी से परवाह है। अच्छा पैसे कितने दूँ? वैसे बता दूँ तुम्हें, मोम ने तुम्हें गिफ्ट किया है, पैसे नहीं लेगी तुमसे। मजाक मत करो, उन्होंने कहा था अगर मैं पहन के जाऊँगी तो भी पैसे लेंगी। हाँ, उन्हें पता था कि शायद तुम पहनो ना, इसलिए जो मेरी माँ ने मेहनत की है वो मेहनत ज़वाल ना जाए, इसलिए मेरी माँ ने तुमसे झूठ बोला था कि वो तुमसे पैसे तब लेगी जब वो तुम ड्रेस पहनोगी। लेकिन यार ये तो बहुत मेहनत वाला है, तुम्हें पता है मार्केट, अरे मार्केट की कीमत छोड़ दे, जब इसके बाद तू जो ड्रेस लाएगी ना वो ड्रेस बना के मोम पैसे लेगी, और जितना तू देगी उतना ही लेगी, इससे ज़्यादा ना मोम कहेगी ना तुम कहेगी, ठीक है? लेकिन यार इट्स नॉट फेयर, अब जो तू 5 ड्रेस लाई है ना उससे के पैसे ले लेगी मोम, ठीक है? पक्का ना? ऑफकोर्स लेगी यार, ये गिफ्ट तो मेरी मोम की तरफ से था, और आज तक उन्हीं से मैं अपनी ड्रेस बनाती हूँ, उन्हीं से चीज़ें करती हूँ। मेरे कपड़े जो मैं पार्टी में पहनती हूँ वो सारे वही डिज़ाइन करते हैं। मैं बस मैगज़ीन लेके जाती हूँ उनके साथ, उस मार्केट में जाते कपड़े लेते और सिलाई करती हूँ, और मैं उसी कीमत को जो मार्केट में मुझे मिलेंगी, बुटीक में मुझे मिलेंगी, मैं दे देती हूँ। लेकिन वो लेती नहीं, उससे कम लेती है। वो कहती है अगर मैं लालच करने लगी ना तो कल को जो मेरे इलाके में लोग आते मुझे कपड़े देते तो मुझे बड़ा समझेंगे, क्योंकि अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आ रहे हैं मुझे कपड़े देने के लिए, तो उनके हिसाब से मैं उनके पैसे लूँगी ना, इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकती। लेकिन अपनी चादर, वो कहते हैं ना चादर जितनी है पैर उतना फैलाओ, अगर चादर से पैर बाहर निकलोगे तो सर्दी तो लगेगी नहीं, जो उस चादर का भी फ़ायदा नहीं जो आपकी सर्दी कंट्रोल करने के लिए आपने ओढ़ी है। इस तरह की बातें करती थी वो, और बहुत अच्छी बातें करती थी। मैं मुझे अच्छा लगा था। इस तरह से कहती हूँ, तुम लोगों के नाम पर बुटीक लगाए, उनके नाम पर एक दर्जी लगाए, वो लोग घर में सिलाई करते, सिलाई वगैरह करते। जब वो वंशिका की सारी बातें जब आंचल काजल की सारी बातें ख़त्म होती तो साल आके कहता है सॉरी, हर्ट हुई, बस बुरा लगा उनके लिए। लेकिन हाँ, लेकिन अब भी वो मेहनत करती है। अब उनका हाथ उनकी बेटी ने ले लिया, छोटी बेटी ने बिल्कुल परफेक्ट वैसी सी डिज़ाइन बनाती है। तो क्या मैं उसे जॉब दे दूँ? तुम्हारे जॉब की ज़रूरत भी नहीं है, वो दिन में उतना ही कमा लेती है जितने उसे कमाना चाहिए, और उसकी मोम ने उसे लालच करने से मना किया है, इसलिए तो अब तक वो लोग घर में है। और तुम्हारी दोस्त वो यूएसए में सेटल हो चुकी है अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड एंड बच्चों के साथ, बहुत खुश है। तभी वो बात करे तो वीडियो कॉल आ गई। ओहो, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरे और तेरी मम्मा के बारे में बात हो रही थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये बता तू क्या कर रही है? साहिल जीजू कैसे हैं? तुम्हारे जीजू ये रहे, देख लो मैं उनकी फैमिली के साथ हूँ और उनकी बुटीक में खड़ी हूँ। अरे वाह, तो कब दिखा रही है तू अपने हमारे जीजू की बुटीक? जब तू बोले तब आ। कब आ रही है यहाँ पर? बहुत जल्द आने वाली छुट्टियों में बच्चों की। तुमसे बात करने को दिल कर रहा था, बात करना चाहती थी। आंटी की याद आ रही थी क्या? तुम्हें तो पता है ना मम्मा की याद अक्सर आती है। हाँ जब आती तो तू मुझे कॉल कर लेती है। हाँ क्योंकि तू तो वही दोस्त है जो मेरी मोम से मिलने आती थी, बाकी सारे पैसों के भूखे थे, कोई नहीं आता था। हाँ चल छोड़। इसी तरह उनका टाइम ख़त्म हो जाता है और रात के तकरीबन अब दोपहर के 2 बज रहे थे तो जाती वंशिका जाती भावना को उठाने के लिए, लेकिन देखती है दरवाज़ा खुला है और भावना फ्रेश हो रही थी, वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। और जब बाहर आती कहती तुम ठीक हो? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ मेरी जान। हौस से लेकर डांस करने लगती। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम डांस क्यों कर रही हो? अरे भाई दर्द ख़त्म, चीज़ें ख़त्म तो डांस तो करूँगी ना। और सुकून की नींद मारी है मैंने, बहुत अच्छी नींद थी यार। तुमने फिर से शावर ली? अरे यार तुम तो पता मुझे शावर लेने की आदत है, लेकिन डांस करते करते बात क्यों ना करें? चलो तैयार होने के लिए आए थे। डिनर लंच नहीं करना? लंच सब लोगों ने किया लंच? नहीं तो आपके इंतज़ार कर रहे हैं हमारा।
चलो फिर लंच करते हैं। वो उसे लेकर लंच टेबल पर जाते हैं। वहाँ पर थोड़े से बहुत खाते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा हैवी नहीं खाते क्योंकि रात को नहीं शादी में जाके वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खाने को मिलेगा, तो हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो सब लोग कहते हैं अब तैयार होने की बारी है, मैंने सैलून से लड़कियाँ बुला दी तुम लोगों को तैयार करने के लिए, तुम लोग तैयार हो जाओ। और दी आपके लिए ये ड्रेस देख लीजिए, दिखाओ। ओह दस गुड। तुम सबसे पूछती हो इसको कितने परसेंट मार्क्स दोगे, 100 या फिर थोड़ा कम, 100 में से 100। तब वहाँ से काजल कहती है मैं इसे 99% दूंगी, एक कम करके। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसने ये जाली वाला किया और आपको ये जाली पसंद नहीं है। का दी दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अगर कोई और इसे डिज़ाइन करता तो एक हफ्ते बाद तुम्हें दे दे तो क्या मतलब, अभी तो पहनना है। देखो उसकी जिसकी बात की ना वो बिल्कुल तुम्हें डिट्टो यही ड्रेस बना के दे देगी और बिल्कुल दी के मुताबिक बना के तुम्हें दे देगी। अच्छा ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा। अच्छा इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 घंटे लिए, तो ये ड्रेस उसके पास भी पहुंच चुका है, अभी आती होगी। मैम आपसे मिलने कोई लड़की आई। हाँ अंदर बुलाओ। वो एक डमी के साथ एक ब्लैक तेली में एक शॉपर में वो ड्रेस थी, तो उसे लाती है तो कहती है हाँ दी आपने कहा था दी से ये ड्रेस के बारे में। हाँ बिल्कुल, तुम बना के ले आई? जी दी बना के तो लाई, लेकिन इतने बड़े घर में आप मुझे बुलाएंगी, गाड़ी भेजेंगी, मुझे नहीं पता था, मुझे भी आना पड़ेगा। क्यों, क्या तुम्हारी दी ने मना किया था? नहीं, दी ने कहा था काजल दी से जब भी कोई भी काम, दी ने कहा था जब काजल दी आपको कोई काम कहे तो उन्हें बिना किसी सवाल के वो काम करना चाहिए। मम्मा ने भी यही कहा था मुझसे, आखिरी आखिरी टाइम पे मम्मा ने भी मुझसे यही कहा था कि तुम्हारी दी जो कहेगी तुम्हें करना है। अब आपने इमरजेंसी में ये ड्रेस भेज के मुझे इस मुताबिक बताया और उस इंसान की सोच के बारे में भी बताया, तो मैंने बना के लाई हूँ। आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आए। ओके थैंक यू। तो दी खोलिए इसे। मैं खोलूँ? ओके। और जैसे ही खोलती सबकी आंखें पटी की पटी। कपड़ा बिल्कुल वैसे था जो कपड़ा काजल ने भेजा था, लेकिन जो चीज़ें चेंज की उस लड़की ने है बिल्कुल परफेक्ट भावना की सोच के मुताबिक। और भावना की सोच मतलब कि वंशिका की सोच के मुताबिक वंशिका आगे बढ़ जाती है उस ड्रेस को बहुत खूब। वंशिका तो एक झटके से उस ड्रेस के सामने जाके खड़ी होती है और जिस तरह से उसे देख रही थी, वो लड़की साइड में खड़ी होकर सिर्फ स्माइल पास कर रही थी और इतने कॉन्फिडेंट थी वो लड़की। साहिल उस लड़की को देख रहा था, एक छोटी सी लड़की थी, तकरीबन उसकी एज कह सकते हो 22 या 23 साल की लड़की थी। तब साहिल उसके पास आके कहता है तुम्हारी एज कितनी है? जी भाई, वो भाई कह रही थी। मैंने पूछा तुम्हारी एज कितनी है? तो उसने कहा मेरी एज 23 है। मजाक मत करो, 23 और इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग करने वाली बंदी। तुम्हें पता है मैंने इस डिज़ाइन को करने में कितना टाइम लिया है? मुझे नहीं पता, मैंने सुबह के 11 बजे से स्टार्ट हुई, अभी कंप्लीट किया। और तुम कब से स्टार्ट हुई? आपके आधे घंटे बाद ये ड्रेस मेरे पास आ गई थी। और अगर आप सुबह की 10 बजे तो मैं 10:30 बजे से स्टार्ट किया था और अभी कंप्लीट किया है। ओहो फास्ट भी हो। हाँ, अगर आपके साथ में एक आपको चैलेंज मिले तो आपको उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए पूरा फोकस एक ही जगह पर देना पड़ता है, और उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस ड्रेस पर फोकस किया था क्योंकि काजल दी ने कहा था उन्हें ये इस टाइम तक चाहिए, तो मैंने इसी टाइम तक ले आई। 10 गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। दो दी। अब आप बताइए 100 में से 100। मेरा पेट में लात मार दिया बेटा तुमने, दिस नोट पे मुझे रुला दिया तुमने। लेकिन हाँ सही कहा दी ने, 100 में से 100% तो तुम्हें मिलने चाहिए। बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। उस लड़की ने जो लेग साइड में जो पाँव के हिस्से में वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा कपड़ा दिया था, जिससे ना वो ऑकवर्ड हो सके ना उसे फील हो सके कि उसके पाँव नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो चीज़ साहिल ने नहीं की थी। साहिल ने एक जाली लगाई थी, उस जाली की वजह से तो उसके पैर नज़र आ रहे थे। लेकिन उस लड़की ने एक शाइन वाले कपड़ा जो होता है ना, वो लाइटिंग वाला सितारे वाला कपड़ा, लेकिन ऐसा कपड़ा था जो जिससे चुभेगा नहीं। दो किस्म के होते हैं सितारे वाले कपड़े, एक सितारा आपको चुभता है, दूसरा सितारा आपको चुभता नहीं। तो उस लड़की ने वैसे तरह से उसके कपड़े के अंदर ही उस कपड़े को लगाया और उस वजह से उसके लेग बिल्कुल छुप चुके थे। अब वो परफेक्ट तैयार हो चुकी थी भावना और वंशिका के मुताबिक। वंशिका के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आती है तो वंशिका भावना कहती है मैं ये ड्रेस पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी। वंशिका
भावना जब ये कहती है, वंशिका के चेहरे के स्माइल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तब सब लोग तैयार होने के लिए चले जाते हैं। तो उस लड़की के पास आती है भावना, तो कहते हैं बताओ कितने पैसे चाहिए। वो तो काजल दी ने पहले ही भेज दिया था ड्रेस के साथ, क्योंकि उन्हें पता था जब से मम्मा ने उन्हें कहा है ना कि उन्होंने जब ड्रेस दिया था तब से वो ड्रेस के साथ पैसे भी भेज देती थी। जितना मम्मा को लेना था उतना ले लेती थी, और जितना बाकी उन्हें देना था तो उन्हें दे देती थी। तो इसी तरह से लीजिए दी, मैंने अपने हिस्से की पैसे ले लिए, बाकी पैसे ये रहे, ठीक है। अब तुम कुछ लोगे, चाय कॉफ़ी खाने को तो कुछ लो ना। नहीं दी, मुझे जाना है। आपने जो ड्रेस भेज दी थी ना, उसकी वजह से मैंने 3-4 ड्रेस एक साइड में रख दिए। रात तक मुझे उसे तैयार करके उन्हें देना है। तो मेरी बात तो तुमने मानी नहीं ना। नहीं, आपकी बात मानी है। मैंने 2 लड़कियां रखी है अपने घर में जो मेरे हाथ बटाने के लिए है, लेकिन लोगों को मेरे ही कपड़े चाहिए होते हैं, तो मैं डिज़ाइन करके उन्हें सिलाई करने के लिए दे देती हूँ, और वैसे ही सिलाई करते जो लोगों को चाहिए। थैंक यू दी, मुझे सपोर्ट करने के लिए। हाँ, जिस तरह तुम कर रही, तुम्हारे साथ तो अगर 2-3 लोग और होंगे, उनकी भी कुछ ना कुछ खर्चा निकल आएगा ना। और वैसे भी तुम्हारे पास तो बाहर से भी लोग आ रहे हैं ऑर्डर देने के लिए। जी दी, मुझे पता है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मम्मा आपकी बहुत तारीफ करती थी। हाँ, वो बहुत खुद अच्छी थी, इसलिए ठीक है चली, मैं चलती हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सब लोग तैयार होने लगते हैं, सब लोग इसे एक तरह से सब तैयार हो जाते हैं। मिसेस सिंघानी, राज सिंघानी, सब लोग बाहर नीचे बैठे थे, बच्चों का इंतज़ार करते। अब आराम आराम से पहले साहिल, काजल और लोगों ने भी वैसे ही कपड़े पहने थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, शादी के मुताबिक जो होनी चाहिए, ना ज़्यादा हैवी। लड़के तो सूट ही पहन रहे थे, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तब साहिल कहता है डैड, हम लोग को तैयार होने में इतनी देर नहीं लगती जितनी तैयार होने में लड़की को लगती है ना डैड। तो कहता है हाँ बेटा, इनकी आदत है, हमें देख लो, पहन लो कपड़े, 3 पीस पहन के बैठ जाओ, या कुर्ते पजामे पहन के बैठ जाओ, लेकिन इन लोगों की तैयारी ख़त्म होती नहीं है। इसी तरह से बात कर रहे थे। फिर आती है शगुफ्ता और अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पकड़ के आती है, तो मुस्कान थी, सबके चेहरे पर बहुत अच्छी सी स्माइल आ रही थी। आखिर में लास्ट में आती है वंशिका, और वंशिका अकेली आती है। तो सब लोग कहते क्या हुआ, भावना का है? मुझे नहीं पता, और रूम में तैयार भी नहीं हो रही है, कहीं और जाके तैयार हो रही है। क्या मतलब, उसने तुम्हें बताया नहीं? मतलब बताया घर के अंदर किसी के एक रूम में, लेकिन ये नहीं बताया किस रूम में। मैं उसे डिस्टर्ब ना करूँ शायद इसलिए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तकरीबन 5-10 मिनट बाद ईल की आवाज़ होती है। ईल की जब आवाज़ होती है तो सब लोग सीढ़ियों की साइड में देखते हैं, लेकिन सीढ़ियों की साइड में से बस 2 कदम बचे थे नीचे आने के लिए। सब लोग शौक थे, भावना भी शौक थी, वंशिका वंशिका भी शौक थी भावना को देखकर। भावना जिस तरह से नीचे उतर रही है, एक एक स्टेप से उसे ऐसा लग रहा था कि एक प्रिंसेस उतर रही है नीचे। वंशिका तो हैरान थी। वंशिका ने कभी सोचा नहीं था इस कपड़ों में भावना इस तरह खूबसूरत लग सकती है। वो अपने थोड़ा सा फ्रॉक को ऊपर करके आराम आराम से नीचे उतर रही थी। एक जगह पर खड़ी होकर वो हीरो को अपने हाथों में लेकर फिर नीचे उतरती है। उसकी माँ कहती ये नहीं सुधरेगी, कौन इतने बड़े हील पहनती है, और मेरे लिए इतने बड़े हील क्यों लाए हो तुम लोग? मुझे शॉर्ट हील चाहिए, मुझे ये नहीं पहनना। गिर विर गई तो तब वहाँ से वंशिका कुछ कहती ही नहीं है। वंशिका बड़े प्यार से देख रही थी उसे, वो जो बड़बड़ा रही थी अपनी मोम के सामने जाकर। आपको कहा था ना मुझे ये हील नहीं पहनना, फिर भी आपने कहा था। अभी मैं सीढ़ियों से गिर जाती तो आप लोग तो मुझे हॉस्पिटल में ले जाते। तब जो उसके दोस्त थे जो वंशिका के पास खड़े थे, तो थोड़ा करीब आके कहते वैसे खूबसूरत लग रही है ना? बहुत, इतनी खूबसूरत लग रही है कि बाढ़ में जाए शादी, बाढ़ में जाए पार्टी, उठा के लेके रूम में चले जाओ, है ना? ऐसा फील हो रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसा। ओहो, तो करना चाहेंगी आप? तब वो फिर से कहती करना चाहेंगी आप? तो वंशिका होश में कहती क्या क्या करना चाहेंगी मैं? अरे अभी जो तो आप सोच रही है वो मैं क्या सोच रही हूँ? अरे अभी थोड़ी देर पहले जो सोच रही थी कि आप उसे बाहों में लेकर रूम में जाएं, शादी गई बाढ़ में, सब कुछ गया बाढ़ में, गोद में लेकर रूम में जाकर प्यार करने के बारे में सोच रही। ऐसी कोई बात नहीं। अरे अरे अरे, शर्मा के लाल हो रही। मॉम मुझे ये नहीं मिला। तब वहाँ से वंशिका आती है और कुछ से नीचे झुककर उसको हील को देखती है और कहती है हाँ इसकी हील तो बड़ी है। तुम झुक क्यों रही हो, तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, उठो 1 मिनट रुको। वो जो छोटी हील जो उसने पहनी थी बिल्कुल मैचिंग थी उसके ड्रेस के साथ। वो क्रीम कलर की फ्रॉक कह सकते हो, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके डिज़ाइन जो उसने चेंज किए थे, उसने वही डिज़ाइन पहनी थी जो काजल की दोस्त की बहन ने सिलाई
लाई सी थी। उसने अपने भाई की नहीं पहनी। भाई का चेहरा थोड़ा उतर गया था, लेकिन वो खुश था कि उसकी दी को जो पसंद था उसे वही तो मिला पहनने के लिए। तो उसके चेहरे पर स्माइल भी थी। हाँ, थोड़ा सा उदास कि उसे और मेहनत करनी चाहिए अपनी दी के सोच के मुताबिक ड्रेस बनाने के लिए। तब वो जूते नहीं पहनती, पहले जाकर अपने भाई के सामने खड़ी होती है। बुरा लग रहा है कि मैंने वो नहीं पहनी, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है ना, इस वजह से मैंने ये ड्रेस पहनी। लेकिन आई प्रॉमिस वो ड्रेस भी मैं पहनूंगी, अपने घर के अंदर पहनूंगी, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए पहनूंगी। अगर बाहर पहनूंगी ना तो मुझे जूते चप्पल सब मिल सकते हैं। तो चाहता है कि तेरी बहन ये सारे जूते चप्पल फिर से खाए। क्या आपने रात को जूते चप्पल खाए थे? नहीं, मैंने तो को बहुत कुछ खाया था। जूते चप्पल तो मुझे नहीं मिले थे। और जो तुम लोग सोचते हो ना गंदी सोच वालों, वो नहीं खाई थी मैंने। ना डंडा खाया था ना जूता खाया था। हाँ तो ठीक है, अगर ये बात है तो ठीक है चलेगा। लेकिन अगर आपने ये ड्रेस पहन के गई तो आज जूते चप्पल पक्के मिल सकते हैं मुझे। तो मैं ये करना नहीं चाहती। सब लोग हंसने लगते। तो फिर से आके कहती है तुम यहाँ बैठो। क्या अपनी मुझे मेरे हील निकालने तो तुम ये पहनो और मैं ये वाली नहीं। जब मुझसे नहीं हो रहा चलना, मैं हादी हूँ इन चीज़ों की भावना, मैं पहन सकती हूँ आराम से। तुम्हें पहनने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं अपने वाले दे रही हूँ तुम्हें। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वीटहार्ट तुम्हारे 8 नंबर हैं और मेरे 9 नंबर हैं, तो थोड़ा सा सोचो। समझ गए प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है। ये लो पकड़ो, ये वाले पहनो। अब तुम इसे इसे तुम चलो। हाँ अब ठीक है, अब मैं कंफर्टेबली चल सकती हूँ इसके साथ। ठीक है तो अब चले, लेट नहीं हो रहा, चलो चलो। वो लोग वहाँ से निकलते, एक ही गाड़ी में निकलते, जैसे कि वो भावना ने कहा था एक ही गाड़ी में एंजॉय करते जा रहे थे। लेकिन वंशिका की तो बोलती बनती। वंशिका सिर्फ देख रही थी भावना को। भावना सबसे बातें कर रही थी हंस हंस के, क्योंकि भावना जहाँ बैठी थी वहाँ से सबको देखकर आराम से बातें कर रही थी। ड्राइवर वाली सीट के साइड में बैठे थे वो लोग, तो लोग सब हंस के बात कर रहे थे। तब जो भावना के पास, वंशिका के पास बैठी थी आंचल, आंचल उसके कंधे से मार के कहती बस कर, कि कहा जाएगी इसको, इसका दर्द। यार इतनी प्यारी क्यों लग रही है? ऐसा तो अच्छा था मुस्कान जो करी थी मैं वो कर लेती। क्या उठा के ऊपर लेके जाना? तुम लोगों ने भी सुना? हाँ वो तो हमारे सामने तो पूछ रही थी तुमसे, जिस तरह तू आंखें फाड़ के मुंह खोल के उसे देख रही थी। यार मुझे नहीं पता था वो इस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लगेगी। तुमने कभी देखा नहीं ना इसे ड्रेस में, ऐसे ड्रेस में होना तुमने जिसे जल्दी तरह से देखा था। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू से जल्दी? मेरा मतलब है तुमने इसे उस वे में देखा था जिस वे में देखना चाहती हो। असी में मतलब खुशी वाली लड़की से देख। तू पता नहीं क्या करी। अरे बाबा जब तूने उसे देखा था वो ज़्यादातर पैंट शर्ट पहनती थी, एक टीचर होती थी, लेकिन वो उसे ऐसे लुक देती थी कि एक टॉम बॉय हो। लेकिन हालांकि वो टॉम बॉय तो नहीं है, उसके बाल बड़े हैं, उसके बस कपड़े थोड़े से टॉम बॉय वाले होते थे, बाकी वो। लेकिन आज जिस तरह से ये ड्रेस पहनी है, इससे तो मैं भी पटने लगी थी। थोड़ी देर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड मुझे देखी। काजल, काजल सॉरी, वंशिका घूर के उसे देखती है। एक लात तुझे दे दो गाड़ी से बाहर फेंकने के लिए तो चलेगा? नहीं, मैं मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। वाकई खूबसूरत लग रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा ना कहीं वो वहाँ जाकर लोग उसे प्रपोज करने लग जाए। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो लोग वहाँ पर डेस्टिनी में पहुँच जाते। और समंदर खूबसूरत बीच के साइड में था वो शादी का डेकोरेशन। और जब लोग वहाँ से उतरते तो उनका स्वागत बहुत ही वीआईपी तरीके से होता है। सबसे पहले उनके सामने आते हैं दुल्हन के फादर, जो मम्मा के यानी कि मिसेस सिंघानी के दोस्त थे। तो वो आके उससे कहते हेलो मिसेस सिंघानिया। तो कहती सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। अरे कैसे सुधरू मेरी स्वीट दोस्त नीलम, तुझे देखकर मुझे पुराने ज़माने याद आते हैं। और थैंक यू सो मच मेरी बेटी की खुशियों में शामिल होने के लिए। कैसी हो नीलम? उनकी वाइफ भी आती है, उन्हें हक कर देती, कहती मैं तो ठीक हूँ, तुम सुना कैसे बर्दाश्त कर लेते हो इस गधे को, जैसे तुमने बर्दाश्त किए इतने सालों से। एक दोस्त के तौर पर मैं भी बर्दाश्त कर रही हूँ इस गधे को। एक्सक्यूज मी, ये हेलो हेलो हेलो, दोस्त और वाइफी मेरी तौहीन तो मत करो। तुम्हारी पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रही है और सब समझेगा मैं गधा हूँ। सब हंसने लगती, नहीं अंकल हमें नहीं पता अब गधे हैं, लेकिन आज पता चला। सब हंसते हुए सबसे मिलते हैं तो सबके सरों को सहलाते हैं, सर पर हाथ रख के सबको अंदर लाते हैं। तो कहती दुल्हन तैयार है, दुल्हन किसी का इंतज़ार कर रही है भाई। तो वंशिका घूर के भावना को देखती, मेरा इंतज़ार क्यों करेगी वो? मेरा इंतज़ार? अरे तुम उसकी बेस्टी हो, बेस्टी में जाई हो तो उसके कपड़े जैसे तुमने पहने, लेकिन वाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। उनके दोस्तों से तो कई दर्जा अच्छी लग रही है तुम इस ड्रेस में। चेंज करवाया क्या? नहीं, उसी ड्रेस को थोड़ा सा यूनिक बनाया है मैंने। अंजुम कह रही थी कि तुम्हें ये ड्रेस एक और चाहिए था,
काजल बेटे, आपने कॉल किया था उसे जेनिफर को? जी अंकल, मैंने कॉल किया था। अगर उनकी तरफ से ये ड्रेस है तो ड्रेस मुझे एक और चाहिए था, और तो बाई चांस कह लो कि एक ड्रेस एक्स्ट्रा बन गई थी, पता नहीं क्यों। तो वहाँ से एक आवाज़ आती जेनिफर की, वो कहती मुझे पता था ये कॉल तो मुझे आने ही आने, और इतना भी पता था कि वो अपनी भाई साहिल से ये कहेगी इस ड्रेस को थोड़ा सा चेंज करो, लेकिन दोबारा कॉल आएगा इस ड्रेस के लिए, मुझे नहीं पता था। पता नहीं क्यों बाई चांस बना लिया। वैसे वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम इस ड्रेस में, तुम भी बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रही हो ये गाउन में, ब्राइडल गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुमने तो मेरा नंबर, मेरा पत्ता काट दिया इस ड्रेस को पहनकर, उसको इस तरह से डिज़ाइन करके। तुमने जो शॉर्ट पहना था वो मैंने नहीं पहना था ना। हाँ पता है तुम्हें शॉर्ट पसंद नहीं था, लेकिन बस जानबूझ के भेज दिया। लेकिन वेलकम मेरी शादी के लिए, आ जाओ। ये लोग ऐसे खड़े होते, वहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह लगी थी, और बीच की साइड में समंदर की लहरों के बीच के साइड, एक साइड पर उनकी बिल्कुल स्टेज बना था, जहाँ पर वो लोग खड़े होके एक दूसरे के फादर कह सकते जो ये शादी करवा रहे थे, वो कुछ चीज़ें बोलते हैं। तो लोग वो उन्हीं रस्मों को देख रहे थे। वंशिका की नज़र सिर्फ भावना के ऊपर थी, लेकिन जब आसपास देखती वहाँ पर जितने भी कह सकते हो शादी में लड़का लड़की है, सब लोग भावना को ही देख रहे थे। तो परी कहती, आंचल की आंखों की तरफ देखकर कहती, मैं ना कहती थी जिस तरह ये लग रही है ना, उससे तो कई लोगों के दिल पर आ गई हो छुरियाँ छुरियाँ। तो घूर के उसे देखती, फिर वो वंशिका की भावना की तरफ देखती है। भावना कहती, क्या हुआ, इन प्रॉब्लम? कुछ नहीं। वहाँ पर ब्राइड एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो सब लोग बहुत ज़ोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। जब क्लैपिंग ख़त्म होती है तो वंशिका खड़ी हो जाती है उनको कंग्रेचुलेशन कहने के लिए। वो लोग सब लोग उसे हक करने ही वाले थे, वो पीछे चली जाती है, अरे यार जस्ट फ्रेंड हक करूँगी, करने तो दो। तो भावना वंशिका की तरफ देखते, वंशिका आंखों से इशारा कर देती है, तो वो उसे हक करती है। एक वार्म हक कह सकते हो, नॉर्मल सा वार्म हक होता है, वो उसे कहती बहुत अच्छी लग रही। तब एक लड़का के भावना की वो जेनिफर के पास आके खड़ा होता, तो उसका देवर था। तो उसका देवर कहते, वैसे भाभी आप मुझे इनसे नहीं मिलाएंगी, आपकी इस दोस्त से? ये भावना है, भावना राज सिंघानिया। भावना, शी इज़ माई ब्रदर इन लॉ रॉकी। हो हाय मिस्टर रॉकी। हो व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। क्या ये आप सिंगल हैं? क्या आप डेट करना चाहेंगे मुझसे? दर्द तेरी थी। भावना घूर के उस लड़की को देखते हुए, एक्सक्यूज़ मी। उसके पहले कुछ कहने से पहले वहाँ पर वो वंशिका आ जाती है, उसे लेकर उसी स्टेज में खड़ी हो जाती है। हम शादी कर रहे हैं अभी और इसी वक्त। एक मिनट, हम इस तरह शादी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर पंडित होते हैं, मंत्र होते हैं, और मैंने कहा ना हम यहाँ पर शादी कर रहे हैं, रजिस्टर है यहाँ पर। एक और शादी का रजिस्टर बन सकता है, कागज़ वगैरह? हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। और तो मैंने ऑलरेडी बना। एक मिनट, क्या कहा फिर से को? अरे मैं कुछ नहीं कह रही। तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो क्या? तुम मुझे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखोगी घर के अंदर, और लोग बाहर तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें प्रपोज करें? सीरियसली? अरे मैंने ये नहीं कहा यार वंशिका, रुको तो सही। मॉम डैड आप लोग तैयार है ना मेरी शादी के लिए? हाँ हम तो तैयार है। अगर वंशिका तैयार है तो तुम्हें क्या टेंशन है? मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन आपकी बचत होगी ना। अब किसी और की शादी में आके हमारी शादी हो रही है, आपके तो पैसे बच जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी, हेलो, ये जो मैरिज सर्टिफिकेट देख रहे हो ना जो लगा है फादर के सामने, उसके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। ये जो आदि डेकोरेशन का इस्तेमाल तुम कर रही हो ना, इसके पैसे भी तुम्हें देने। अब तो 100% सारे पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। ना मैं दूंगी, ना मेरी गर्लफ्रेंड देंगी, ना मेरे मॉम डैड देंगे। एक मिनट, एक्सक्यूज, क्या कहा तुमने? जी नहीं, फिर से कहो। यही पैसों की बात है ना, तो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, तुम भी तो शादी कर रहे हो। 50-50 हो सकता था, ये तुम बोल सकती थी, लेकिन तुम कह रही हो सारे पैसे। तुम इसके पैसों को छोड़ो, तुम मुझे जवाब दो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं, अभी और इसी वक्त? क्या इसी तरह रहोगी कि कोई लोग आए तुम्हें प्रपोज करे, तुम्हें एक्सेप्ट करे, तुम्हें कहे मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और तुम शर्माती रहोगी? यही कहोगी, करोगी क्या? मैंने शर्मा ही कब थी यार, मैंने अभी जवाब देने वाली थी। तुम आगे हो सामने खड़े होकर मुझे घसीट के यहाँ लाई हो स्टेज पर शादी करने के लिए। ओह मैं तुम्हें घसीट के लाई हूँ? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, रखो जिसे तुम्हें प्रपोज करने करो, मैं चलती हूँ। तब वो जैसी पलटती है तो कहती, अरे दी अब गिर गई है। तो वंशिका पलट जाती है, लेकिन जब देखती तो देखती वो घुटनों के बल बैठी थी और अपने हाथों में एक रिंग लेकर बैठी थी।
इस चीज़ का तो मुझे इंतज़ार था। मैं तुम्हारे लिए सोच रही थी। वैसे मुझे नहीं पता था कि मुझे किसी और की शादी में आके शादी करनी पड़ेगी, बट पता नहीं क्यों आज मैंने ये रिंग अपनी जेब में लेकर घूम रही थी। अब तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो रिंग की ज़रूरत होगी तो तुम ये कहोगी कि तुम मेरा, मैं तुम्हारा एक्सचेंज करके ले लेंगे। लेकिन नहीं, ये लाइफ की नई चीज़ें हैं तो नई चीज़ों की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। वैसे ये रिंग पहनने के बाद मैं शादीशुदा लग जाऊंगी ना? 100% लग जाऊंगी, तुम्हारी वाइफी और तुम मेरी वाइफी। तो वंशिका उसे घूर के देखती है। उसकी आंखों में नमी थी, एक आंसू कतरा। मैं तुम्हें रोने के लिए प्रपोज नहीं कर रही हूँ यार, तुम्हें कुछ न करने के लिए प्रपोज कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस रिंग की ज़रूरत इतनी जल्दी पड़ेगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं तो तैयार था तुमसे शादी करने के लिए। सब लोग मुझसे कह रहे कि मैं शादी कब करूँगा, मैं शादी कब करूँगा, लेकिन लो, तुम लोगों की खुशी के लिए नहीं, लेकिन अपनी वाइफी की खुशी के लिए मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। अभी करना है तो अभी कर लेते हैं, यहाँ पर करना है यहीं पर कर लेंगे, मंडप भी बस आ जाएंगे। बस 2 मिनट दे दो। मंडप सजाने में टाइम कितना लगता है? अगर यहाँ पर ऐसे शादी करना है सिग्नेचर करके, तब भी हम कर लेंगे तैयार। मिस वंशिका राय, आईपीएस ऑफिसर वंशिका राय, क्या आप मुझसे अभी इसी वक्त यहाँ पे शादी करने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो ये रिंग पहन लीजिए, वरना नहीं है तो फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो वंशिका उसे खड़ा करके उसे कस के हक करती हो, कहती आई लव यू रियली मच। तो जो लड़का था वो कुछ कहता नहीं, बस साइड में खड़ा हो जाता है। वहाँ पर जितने भी लड़कियाँ थी उन सबका दिल टूट चुका था, क्योंकि यहाँ पर एक और शादी हो रही। जो लोग आते एक शादी अटेंड करने के लिए, अब वो लोग 2 शादियाँ अटेंड कर रहे हैं। तो वंशिका कहती ओके तो चलो आओ फिर ब्राइड बन जाओ। तो कहते हैं अरे उस वे में नहीं, मुझे कुछ और ताम झाम नहीं करनी, बस शादी करनी है। वंशिका मुस्कान की बात काटती तो मुस्कान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती। तो वहाँ पर फादर फिर से शादी की चीज़ें रस्मी करते हैं और उन्हें एंगेजमेंट के रिंग पहनाने के लिए कहती। जब किस करने के लिए भावना उसकी तरफ आती तो उसे रोक देती। क्या क्या? अरे ब्राइड किसका है? फादर ने तो करना चाहिए ना। अब हम फादर ने कहा है तो करने की ज़रूरत नहीं, करना है ना यहाँ पर करो चिक्स पे। लेकिन ब्राइड किस किस पॉइंट पर होता है, चिक्स पर नहीं होता। मैंने कहा ना हमारी शादी जिस वे में नहीं होगी, तो इस तरह ये है। तुम कंफ्यूज कर रही हो यार। कंफ्यूज क्या? इस रिंग से वाकई पता नहीं चलेगा ना तुम शादीशुदा हो। लोग कहेंगे फैशन रिंग पहना है तुमने, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। हम मंदिर जाएंगे शादी करने के लिए। मंदिर मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं यहीं पर कर लेती हूँ। पंडित जी आइए, शुरू हो जाइए मंत्र शंत्र जो पढ़ना है आपको। तो वंशिका घूर के उसे देखती है। तुम सारी तैयार करके रखा है, जब मैं कहूँगी तब शादी करोगी? मैं तो सिर्फ फ़ोन की ज़रूरत होती है, मुझे कॉल कर लो तो मेरे लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। देख लो स्टेज भी तैयार हो गया हमारी शादी का। अब इसके लिए हमें चुन्नी चाहिए होगी, तुम्हें भी चुन्नी चाहिए, मुझे भी चुन्नी चाहिए। तो 1 मिनट रुको। वो वाइट कलर का एक डिज़ाइनर किया हुआ दुपट्टा लाती है साहिल। तो उसकी तरफ देख कर कहती दी ये लीजिए, थैंक यू सो मच इतनी इमरजेंसी में ये करने के लिए। हाँ आपने जिस तरह की लड़की चुनी है ना, मुझे लगता है कि हमें हर चीज़ में इमरजेंसी कर लेनी चाहिए, तैयारी पहले से रखनी चाहिए। तो हंसने लगता है। उसकी बात को सुनकर उसके कंधे को सहला के कहते जा पीछे खड़े हो जाओ, वरना मुक्का पड़ेगा तुझे तेरी भाभी के हाथों से। तो वो पलट के चला जाता है। तो वहाँ पर सब लोग खड़े थे, सबके चेहरे पर खुशी थी। मिसेस राज सिंघानिया थोड़ी सी चीज़ों में टेंस थी। तब अब राज सिंघानिया की तरफ देखती है नील वंशिक भावना, तो जाती उसके अपने मोम के पास। आई नो आपको मेरे शादी करवाने के लिए सपने बहुत थे, आप मुझे दुल्हन बनते हुए देखना चाहती थी, बहुत सी चीज़ें देखना चाहती थी, लेकिन क्या कर सकते, आपको जो बहू मिली है ना, एकदम 100% धमाकेदार बहू मिली है मोम। ये मुझे कंट्रोल कर सकती, कोई और मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, याद रखिए। हाँ यही सोच कर तो चुप हूँ बेटा, क्योंकि मेरी भावना को कोई कंट्रोल करने तो वाली तो आ तो गई, वरना जिस भावना को मैं जानती थी, जिस भावना को मैं देखती थी, वो तो उल्टी हो चुकी है, बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो फिर बस इसी बीच में खुश रहिए ना। आई लव यू सो मच मेरी मोम, आई रियली लव यू। ये कहकर वो अपनी मोम डैड को हक करती। तो पंडित जी कहती है आ जाए चीज़ें करने के लिए। वरमाला पहनाया जाता है, एक दूसरे की तरफ देखा जाता है। वहाँ पर बहुत खूबसूरत से पंडित जी पहरे, बाकायदा वहाँ पर स्टेज बना दी गई थी, वो अग्नि रखी गई थी, चारों तरफ अग्नि की एक चीज़ जगह था जहाँ से वो आग बुझ ना सके, क्योंकि समंदर की साइड में ही शादी हो रही है। तो उस चीज़ों के बारे में सब कुछ पूरी तरह से ख्याल रखा था भावना ने, और पूरी अच्छी तरह से तो उनकी शादी हो रही थी। हर एक मंत्र को पढ़ रहे थे, हर एक मंत्र को पंडित जी समझा के बता रहे थे कि इस मंत्र का मतलब क्या है, हर चीज़ का। फिर गठबंधन के टाइम आते, गठबंधन आंचल और परी साथ में साहिल और काजल एक साथ आके बांधते हैं। वो बांधते हैं गठबंधन को, क्योंकि वंशिका की लाइफ में कोई है नहीं,
वंशिका रे देकर सिर्फ एक दोस्त थे वो, लेकिन जब वो साइड में देखती वहाँ पर आईजी सर बैठे थे वर्दी के साथ, तो वो भावना की तरफ देख के कहती अब तुम्हारी शादी में तुम्हारे सीनियर सर को तो होना चाहिए ना, कन्यादान तो वही करेंगे तुम्हारे पापा के तौर पर। तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। हाँ, आईजी सर शुरू से उसके पापा के साथ बहुत अच्छे थे और उनके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो जब कन्यादान की बारी आती है तो कन्यादान के लिए पंडित जी आप बुलाते लड़की के फादर को, तो दोनों तरफ से आना पड़ता है। वहाँ से मिसेस सिंघानिया आती है, लेकिन मिसेस सिंघानिया के साथ नीलम सिंघा जो मिसेस सिंघानिया आती है और उनके साथ उनके हस्बैंड होते हैं, लेकिन हाँ और अपने साथ लाती है गीता सिंघानिया को भी, और 3 लोग यानी कि 4 फैमिली एक साथ कन्यादान करते हैं। और कन्यादान 2 लड़कियों की थी तो दोनों की फैमिली आती है। तो वंशिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, भावना के चेहरे पर और ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि उसकी तरफ से उसके 2 माँ और एक डैड कन्यादान कर रहे थे, और आईजी सर की तरफ तौर पर यानी कि वंशिका की साइड से आईजी सर कर रहे थे, तो उनके चेहरे पर स्माइल थी। गठबंधन हो जाते, पेरे हो जाते, वो सब लोग पेरे जब कर रहे थे तब वंशिका जब उठती है, सॉरी भावना जब उठती है उसे मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाती है, तो वंशिका घूर के उसे देखती है तो कहती अरे रुको रुको, मुझे पता जो तुम कह रही हो मुझे पता है। वो फिर से बैठ जाती है तो कहती अब तुम खड़ी हो जाओ, मुझे लगाओ सिंदूर यानी मंगलसूत्र पहना, और तुम इसे कभी हटाओगी नहीं, जहाँ जाओगी इन दोनों चीज़ों के साथ जाओगी। अंगूठी के बारे में तो लोग सवाल पूछेंगे नहीं, सिंदूर देकर तो समझदार गधे भी समझ जाएंगे ना कि तुम शादीशुदा हो। हाँ समझ जाएंगे मेरी जान, सब समझ जाएंगे, पूरी दुनिया समझ जाएगी कि मैंने एक आईपीएस ऑफिसर से शादी की है। बेचारी में माफिया क्वीन वंशिका, माफिया क्वीन भावना किस तरह झुकी है अपनी वाइफी के सामने। लो सर झुका दिया, उसके सर को ऊपर करके मेरे सामने सर मत झुकाओ। तो अब क्या चाहती हो? मैंने कहा मेरे सामने सर मत झुकाओ। उसी वे में उसे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाते उसके माथे पर प्यार करती है वंशिका। तो पंडित जी कहती है शादी संपन्न हुई, अब जाके बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। अब जो क्रिश्चियन शादी थी अब वो इस वे में शादी हो रही है, तो वहाँ से जेनिफर कहती है यार हम भी इस तरह शादी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, तुम्हें करना है। हाँ मुझे भी किसी को मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाना है। जेनिफर कहती सिर्फ शादी के बारे में, लेकिन वो जो उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ थी जेनिफर की, वो विनीता कहती मुझे भी किसी को मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना है। तो घूर के जीनी उसे देखती क्या मतलब मुझे क्यों लगाना है, ताकि लोग तुम्हें भी पता चले, लोगों को पता चले तुम भी बिको, कर ले शादी। तो जीनी का हाथ पकड़ के उसी तरह जाके उसी मंडप पर बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर उनकी शादी भी उसी वे में होती है जिस तरह की वंशिका और भावना की शादी होती है। अब वंशिका भावना एक साइड में खड़े होकर उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद तो ले लिया था। अब बड़ा में सिर्फ कितने थे, 3 लोग ही तो थे, लेकिन हाँ वहाँ पर ड्राइवर चाचा थे तो उनके पास भी जाती है भावना, उनका भी आशीर्वाद लेती है। और ड्राइवर चाचा बहुत खुश होते कि उनके मैडम ने उनका आशीर्वाद लिया। तो कहते आप बचपन से मेरे साथ थे, अब तक मेरे साथ है, आगे भी आप मेरे साथ ही रहेंगे, इसलिए आपका आशीर्वाद ज़रूरी है। तो लोग आशीर्वाद लेके अब फूलों की बरसात कर रहे थे जेनिफर और उसकी वाइफ पर। तो लोग उनकी शादी भी इसी वे में होती जिस तरह से उसने कहा था। अब सोचने की बात है, सिंदूर तो वहाँ है तो मंगलसूत्र कहाँ से लाएगी। तब भावना कहती लो पकड़ो मंगलसूत्र, मुझे पता था तुम ये भी यही हरकत करोगे और मेरी गर्लफ्रेंड की तरह तुम भी इसी तरह से सोचोगे, तो मैं पहले से लाई थी 4 मंगलसूत्र, अब पहनाओ अपनी बीवी को मंगलसूत्र। तो विनीता के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आती है तो घूर के जीनी उसे देखती है, क्या सिर्फ आग तू लगाना जानती है, मैं भी आग लगाना जानती हूँ। अब मुझे बीवी जो मिली है उसकी बात कुछ और है, लेकिन हाँ तुम्हें भी कंट्रोल करने के लिए कोई मिल चुका है, ये बात याद रखो मिस जीनी। ओह सॉरी मिस जीनी है मिसेस विनीता। सब लोग हंसने लगते हैं, वहाँ पर सब लोग खुश थे। तो एक साइड में जाके वहाँ पर खाना स्टार्ट हो चुका है, वो लोग खाने के लिए चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ जहाँ वंशिका भावना का हाथ पकड़ती है और उस साइड से थोड़ा सा दूर जाके खड़ी हो जाती है। तो सब लोग सिर्फ उन्हें देख रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी थी। तब का साहिल कहते ये क्या बात हुई। तब उसकी माँ कहती है अब बड़ी वो है तो सबसे पहले वो ही शादी करेगी ना, तुम लोग तो बाद में आते हो। तो साहिल के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है, कहती ठीक है, तो आपने तो बिल्कुल ठीक कहा, अगर लगे आता आप मेरी भी शादी यहाँ पर करवा देते तो क्या हो जाता मोम। तब काजल कहती एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारे मोम डैड है, मेरे मोम डैड यहाँ नहीं है। हाँ कॉल करके दी उन्हें भी बुला लेती, अच्छा नींद से जगा के कहेगी आज आपकी बेटी की शादी हो रही है, इस तरह कहती। तो सब लोग हंसने लगते। उनकी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट थी, पूरी तरह से। वहाँ दूसरी तरफ जब भावना एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कदम से कदम मिला के उस गीली रेत पर चल रहे थे, जहाँ पर साहिल समंदर की जो लहरें थी उनके पैरों को छू रही थी, फिर वापस जा रही थी। वंशिका एक नज़र भावना को देती है तो कहती है कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर लिया मैंने। तो वंशिका क्या करती है, वंशिका की बात को इग्नोर करके
सॉरी। तो भावना क्या करती है, वंशिका की बात को इग्नोर करके बस कस के उसके हाथ को पकड़ के जा रही थी। तो जब दो आगे जाती तो देखती है वंशिका रुक चुकी है, उसके हाथ में खिंचा हो गया। तो पलट के उसकी तरफ देखती, कहती क्या अब क्या, शादी हो चुकी है, बीबी बन चुकी हूँ, मंगलसूत्र तले सिंदूर है, अब क्या। मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर ली मैंने। तब वंशिका के सामने आके खड़ी होती है और उसे अपने बाहों में लेकर पूरी तरह से उसे ऊपर करती है, गोद में लेकर, जैसे करती है ना आसमान को छू कर घूम के डांस करना। तो उसे इसी तरह से गोल घुमाती है। वंशिका एक दो बार कहती है नहीं ये मेरा सर घूम रहा है, सर घूम रहा है, सर घूम रहा है। तब उसे बड़े प्यार से अपने गोद में लेती है और कहती है मुझे पता था मैंने जिससे पसंद किया है ना वो बहुत धमाकेदार वाली लड़की है। आईपीएस ऑफिसर हो तुम, इसी तरह मैंने तुम्हें पसंद तो नहीं किया। कुछ तो खूबी है मेरे यार में कि उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती है। कुछ तो खूबी है मेरे यार में, उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती है। वो कहे दिन तो मैं कहूँ रात, तो कहे रात तो मैं कहूँ दिन, ये भी नहीं कर सकती मैं। वो कहे दिन मैं कहूँ रात, वो कहे दिन मैं कहूँ रात, ये भी नहीं कह सकती हूँ मैं। लेकिन इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर वो दिन को दिन कहेगी तो मैं दिन को दिन ही कह सकता हूँ। उसके लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो। तुम मुझे मिली, अच्छा लगा। शादी जैसे हुई, मैं तो शादी तो उसी दिन करना चाहती थी जिस दिन मुझे पता चला कि तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो। मेरे बारे में तुम्हें नहीं पता था, तो मैं तो शादी करने के लिए मरी जा रही थी। क्या पता था अगर शादी कम से कम ब्रेकअप करोगी, कम से कम इस बात का तो यकीन रहेगा ना कि मैंने तुमसे शादी की, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। लेकिन फिर सोचा नहीं, ये तो मेरा ही फ़ायदा होगा ना, तुम्हारा नुकसान। तो इंतज़ार किया मैंने तुम्हारा, तुमसे प्यार करने का, तुमसे एहसास करने का। अब वो कर लिया, शादी कर ली। और तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा किस तरह लगाओगी मैं तुम्हें बताती हूँ। उसे नीचे करती है और उसके होठों पर जो किस करना स्टार्ट करती है, वहाँ पर सब लोग चीखने लगते, क्योंकि सिर्फ उसकी फैमिली वहाँ पर खड़ी थी। मिसेस सिंघानी वहाँ से हट जाती है, सीनियर लोग वहाँ से हट जाते हैं, जूनियर लोग वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के उनको चेयरअप कर रहे थे। और वंशिका जो किस का एहसास मिलता है उसे, तो भी उसे वैसे ही किस करती है जैसे भावना कर रही थी। बहुत पैशनेट, बहुत खूबसूरत था किस, वो उसे बहुत खूबसूरत और पैशनेट किस करती है। पैशनेट किस करते करते कब उसकी किस सॉफ्ट हो जाती है उन दोनों को नहीं पता था। लेकिन वहाँ से सब लोग उन्हें देख रहे थे। एक तो समंदर का पानी जो उनके पैरों पे लग रहा था, एक लेर रहा रही थी, एक लेर जा रही थी, लेकिन दोनों खुश थे। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे। जब भावना पूरी तरह से अपना किस कंप्लीट करती है तो उसे अपने सामने करके कहती है ये है मेरी खुशी, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि तुमने मुझे क्या दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुमने ये किया गलत किया है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि तुमसे शादी करना, मैं भी तुम्हें अपने साथ अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती थी। लेकिन मैं तुम्हारी बात का रिस्पेक्ट भी करना चाहती थी, इसलिए मैं रुकी थी, खुद को रोका था कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी, शायद तुम्हें ये लगेगा कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहती हूँ या तुम पर प्रेशर डालना चाहती हूँ। इसलिए मैं खामोश थी। मेरे घर पर मेरे भाई की शादी चल रही है, मेरी सिस्टर की शादी की बात हो रही है, यहाँ तक कि परी और आंचल भी शादी करना चाहते हैं। और लोग मुझसे आके पूछते हैं, सब लोग आके मुझसे पूछते कि तुम कब शादी करोगी। तो वेट कर रही थी कि जब तुम कहोगे। लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं कब का मेरी शादी की तैयारी कर लेती। जीनी आंखें कहती नहीं, मैं किसी और चीज़ की करती, तुम्हारी शादी की तैयारी की इंतज़ार नहीं करती। और हाँ, थैंक यू सो मच अपनी शादी के म्यूनियम पर हमारी शादी होने की इजाज़त देने के लिए, थैंक यू। अरे कोई ना, मैंने तो तैयारी पहले से की थी और मुझे पता था तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत फॉजनिस रहे भाई, बहुत जेलसी है। वैसे अच्छा कि उसने तुम्हें मंगलसूत्र प्लस सिंदूर लगा के, ताकि सामने वाले को, बंदे को, जो भी आए, लड़की हो या लड़का, उन्हें पता चले कि तुम दोनों मैरिड हो। ओके, अच्छा हमें इजाज़त दो। हाँ, तुम लोगों को भी इजाज़त, हमें भी इजाज़त, हम भी जाने वाले हैं। तो तुम लोग अपना ख्याल रखो और तुम भी। थैंक यू सो मच एवरीथिंग। हाँ, बिल अदा करके चली जाना भाई, आधा तुम आधा मैं। या ऐसा करो, नहीं मैं ही पूरे दे दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे बल्कि खुशी होगी कि मैं पूरा खर्चा खुद करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते, तब वो लोग कहते मैं माई वाइफ ही माई लाइफ ही, घर चले। सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे घर पे। अभी तो यही पर थे, हाँ थे, लेकिन वो चले गए। अब चले घर पे। वहाँ पर हमारी नहीं दुल्हन के स्वागत करने के लिए लोगों को तो जाना पड़ेगा ना, तो सब लोग हमें वहीं मिलेंगे। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते। लेकिन जैसे बाहर निकलते हुए एक बहुत खूबसूरत सी गाड़ी, जैसे कि इसे सजाया गया, फूलों से सजाया गया, वजह कहती ये भाई अगर दुल्हन लेके जा रही हूँ तो दुल्हन को दुल्हन की तरह लेने जाने चाहिए ना, ऐसे कैसे लेके जाऊँ।
फूलों की गाड़ी में, जहाँ तक मुझे पता है दुल्हन को फूलों की गाड़ी में लेके जाया जाता है। तो मैंने वही किया जो तुम्हें पसंद हो। आई होप यू आर लाइक हर। अच्छा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आए, उसे बड़े प्यार से गाड़ी में बिठाती है और खुद ड्राइविंग सीट पर आती है, आके बैठ जाती है। तो वंशिका कहती तुम ड्राइविंग करोगी? जाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी बीवी को लेके जा रही हूँ तो मैं ही ड्राइविंग करूँगी, और कौन करेगा। उसके हाथ को किस करके हुए गाड़ी स्टार्ट कर देती है। गाड़ी बहुत अच्छी से चल रही थी और गाड़ी में एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग चल रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सॉन्ग। इनके प्यार का एहसास दिलाने के लिए ये सॉन्ग बहुत परफेक्ट था। और ये सॉन्ग सुनते सुनते दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब वंशिका कहती आके देख के चलाओ, हमें घर जाने, हॉस्पिटल नहीं। हाय, तुम कहो तुम्हें कहीं और लेके जाऊं? हॉस्पिटल तो छोड़ो, कहीं और जहाँ तुम कहो, फिलहाल घर चलो, मुझे नींद आ रही है। ओके मेरी जान। ये कहकर वो गाड़ी को फास्ट करती। तकरीबन जो 2 घंटे का रास्ता था और बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है घर पे। जब घर में पहुंचती है तो घर की जब रोड आती है तो उस रोड से लेकर उस घर तक लाइटिंग ही लाइटिंग थी। तो वंशिका कहती ये क्या है? ये है मेरी जान। मैंने कहा ना मैं अपनी दुल्हन को ऐसे थोड़ी ला जाऊंगी। थोड़ा सा अगर धूम धड़ाका नहीं कर सकते तो क्या हुआ, उस गलियों से गुजरते हुए जिस गलियों से हम जा रहे हैं उस गलियों को रोशन तो कर सकती हूँ ना, हमारे घर तक। और पूरी रोड पर लाइटिंग एक्स्ट्रा लगाई गई थी, जो गवर्नमेंट लाइटिंग होती नहीं, उसके अलावा भी वो लाइटिंग चल रही थी। और जिस तरह से और रोड को खूबसूरती से सजाया गया था, मतलब उस रोड को जो उसके घर की तरफ आता है सीधा, तो उस रोड को फूलों से सजाया गया था। और उसे कहती है क्या यहाँ से पैदल जाना पसंद करोगी या गाड़ी में? तो कहती गाड़ी में पैदल मेरे पैर नहीं होंगे। कोई बात नहीं, हम उठा लेंगे तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए, बस इजाज़त तो दो। और ये इसकी आँख मार के कहती है भावना। तो भावना को घूर के देख के कहती नहीं गाड़ी चलाओ। जब गाड़ी उनके घर के अंदर एंटर करती है तो उस घर को देखकर एक पल के लिए वंशिका देखने लगती है भावना को। उस घर को इस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया था, एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर लाइटिंग नहीं थी, जहाँ पर फूलों की खुशबू नहीं थी, जहाँ पर सितारों की चमक नहीं थी। आसमान में जितने सितारे चमक रहे थे ना, उतने सितारे ऐसे लग रहे ज़मीन पर भी उसने बिछाए थे उसके लिए। हर तरफ फूलों की खुशबू, सितारों की चमक, सब लो चीज़ थी। तो वंशिका बस देख रही थी, कुछ कहती नहीं इस दफ़ा। हाँ, उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। तो उसकी आंखों की तरफ देखकर भावना कहती है हेलो, ये आंसू खुशी के भी हैं तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरी प्यार की बीवी प्यारी सी स्माइल के साथ चाहिए। और आंसू को पहुँच दो, समझी। और उसके हाथ को पकड़ के जब घर के गार्डन एरिया से निकलती है, वहाँ से वो पैदल आना स्टार्ट कर देती है। हर कदम पर सर्वेंट कले उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। फूलों की बारिश और दियों से वो पूरा जो घर तक और रास्ता जाता है वो दियों से जल चुका था। दियों की रोशनी से, लाइटों की रोशनी से इस घर की रौनक और बढ़ रही थी। हर कदम पर जितने जैसे कदम वंशिका भावना एक दूसरे का हाथ पकड़ के रख रहे थे, उस हर कदम पर फूलों की बारिश उनका स्वागत कर रही थी। जब तक मेन दरवाजे के पास आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर सब खड़े थे, एवरीवन, मिसेस सिंघानिया, सब वहाँ पर जितने भी नौकर जो यहाँ पर काम करते हैं, गार्ड काम करते हैं, सब लोगों ने उसकी स्वागत बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया था। वंशिका सिर्फ देख रही थी और उसकी हाथ को और ज़्यादा कस के पकड़ती है। जब वो लोग सामने दरवाजे के पास आते हैं तो मिसेस सिंघानिया 1 और 2 दोनों ने एक आरती लेकर खड़ी थी। उन दोनों का आरती उतारते, कुछ पैसे उन पर वार करते और पैसों को लेकर एक सर्वेंट के हाथ में दे के कहते तुम लोग इनमें जो करना है करो, बस मेरी बेटी को नज़र मत लगाना। ये कहकर सब लोग उसे विश करते। तो दोनों झुक कर इन तीनों का आशीर्वाद लेकर अंदर आते। तो वंशिका कुछ नहीं कहती, उसे बेड पर बिठाती। घर का जो बाहर जितनी डेकोरेशन की है, घर के अंदर भी वैसे ही डेकोरेशन की गई, फूलों से सजाया गया था हॉल को बहुत ही अच्छी तरह से। और एक सोफे को बिल्कुल फूलों से लगा के रखा गया था वहाँ पर कि यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठने वाली है। तब वो वंशिका का हाथ पकड़ सीधा वहाँ पर बिठाती है और खुद उसके घुटनों के पास बैठ के कहती है हेलो, क्या कुछ कहना है? ये सब मैंने कहा ना, अगर मैं अपनी दुल्हन को लाने जाऊंगी तो दुल्हन को लाने के लिए मुझे ये स्पेशल से स्पेशल चीज़ करनी चाहिए, कहा था ना, और मैंने किया। कैसा लगा तुम्हें? आई होप तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तब उसकी मॉम कहती है, मॉम से पहले मॉम कुछ कहने ही वाली थी तो मुस्कान कहती है दी मॉम मुझे कुछ कहने दीजिए। दी आप ऊपर बैठिए।
वेल वेल वेल, वेलकम वेलकम भाभी। आपने देखा होगा दरवाजे से लेकर यहाँ तक आपका वेलकम हम लोगों ने किस तरह किया, ये इस बात का सबूत है। आप जिस तरह भी जल्दी शादी किया, कैसे भी किया हो, हमें माइंड नहीं, बस खुशी है कि आप हमारी पूरी परमानेंट भाभी बन चुकी हैं। पूरी तरह से आप इस घर की राजकुमारी बन चुकी है, पूरी तरह से अब इस घर की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और रही बात हम आपके लिए, आप जो भी कहे, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप कहेंगे उठो तो हम उठेंगे, आप कहेंगे बैठो तो हम बैठेंगे, आप कहेंगे चलो तो हम चलेंगे। हम समझ लीजिए, हम आपके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। तो मन भावनाओं से घूरती है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात है दी, जहाँ आप शादी के लिए चुप थे, वहाँ पर जिस तरह से भाभी ने रिएक्ट किया, आई सब भाभी, आई लव यू रियली सो मच कि आपने ये कदम उठाया। ओके, अब रात बहुत हो चुकी है, ज़्यादा बातें मत करो, तुम दोनों जाओ रूम में आराम करो। रात के 3 बज चुके हैं गाइस, 3, और अब तुम लोगों को जाके सोना चाहिए। सब लोग कहते अरे ऐसे कैसे, हमें गिफ्ट तो देने दीजिए भाभी को। और सब लोग एक एक गिफ्ट ला के उसकी गोद में रखते, तो कहती ये तो इमरजेंसी नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो हमने सबसे पहले खरीद के रखा था कि हमसे पहले दी की शादी होगी। लेकिन दी तो खामोश थी, हमें क्या पता था दी बिना झंझट बिना चीज़ों की शादी करने के लिए तैयार है। तो ये गिफ्ट आज के दिन तो आपको मिलना चाहिए हम सब की तरफ से। और इस घर की सारी खुशियाँ तुमसे हैं भावना। और वंशिका, उसकी मॉम कहती है, और तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी हो वंशिका, और कभी उसे छोड़ के मत जाना। जिस तरह आज वो खुश है ना, वो तब भी खुश उतनी थी जब उसे पता चला उसने किसी से प्यार किया, और उसे मुझसे मिलाने के लिए बेताब थी, और मुझे बताया है उसने। उससे ज़्यादा खुश थी वो। आज वो वैसे ही खुश है जैसे उस दिन खुश थी जब तुम उसे मिली थी। उसकी प्यार का एहसास जब उसे हुआ था, ओ आज इतनी खुशी उसकी आंखों से लग रहा है। और तुम्हारी आंखों में आंसू वो देख नहीं सकती, चाहे वो खुशी के हों, चाहे वो गम के हों, चाहे वो तकलीफ़ के हों। हो सके तो इन आंसू को कभी भी मत बहाना, खास करके भावना के सामने, ठीक है। तो उनके चेहरे, उनके गले लग के कहती आई प्रॉमिस, मेरी आंखों में खुशी के भी आंसू आएंगे, लेकिन तो आएंगे तो ज़रूर, क्योंकि इतनी खुशी इसने मुझे दी है। आज मुझे पूरी तरह से मेरी फैमिली मिली है। फैमिली तो मुझे पहले मिल चुकी थी, लेकिन अब पूरी तरह से कंप्लीट फैमिली। एक मॉम नहीं, 2 मॉम है, 2 मम्मीज़ और एक डैड, और सिस्टर इन लॉ, सिस्टर भी दिए, दोस्त भी दिए। इसकी वजह से मुझे सारे रिश्ते मिले हैं, और इसके लिए थोड़े से आंसू बहाऊंगी तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इन्हें। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इन्हें इन चीज़ से प्रॉब्लम है तो आई प्रॉमिस कभी रोऊंगी नहीं। लेकिन एक बात है, आपकी इन बेटी की वजह से मुझे इतने सारे रिश्ते मिले, थैंक यू सो मच। और हाँ, तुम आईपीएस ऑफिसर थी, आईपीएस ऑफिसर हो, और आईपीएस ऑफिसर ही रहोगी। डरना मत, लोग तुम्हें झुकाने आए तो झुकना मत, समझी। पूरी डट के उनका मुकाबला करना, चाहे वो कोई भी हो। चाहे मेरी बेटी भी तुम्हारे सामने आई, तुम्हें मना करे तो तुम्हें उसे भी जवाब दे देना कि तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हारा फ़र्ज़ है, और तुम इन चीज़ों से कोताही नहीं कर सकती। हाँ बस मुझे टाइम देती रहना, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। लेकिन जब टाइम मेरा हो तो सिर्फ मेरा होना चाहिए, उसमें ना आपकी ड्यूटी आनी चाहिए ना आपकी चीज़ें आनी चाहिए। भावना जट से कह देती अपनी माँ के सामने खड़े होकर, तो उसके कान मरोड़ के कहती आउच मोम मोम मोम, ये क्या कर रहे, मेरी शादी का पहला दिन है और मेरी फर्स्ट नाइट है आज, आप टूटे हुए कान के साथ अपनी बहू के पास भेजोगी मुझे। तो वो हंसने लगती है, तो सब लोग हंसते हैं। तो कहती चलो रात बहुत हो गई, जाओ और ये गिफ्ट अब मत खोलना, सुबह खोलना। तब वो लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन एक रुकिए, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, क्या मतलब ऐसे कैसे? आपको भाभी को ऊपर ले जाना है, हम भी ऊपर आ सकते हैं। तो मैंने तुम लोगों के अकाउंट में मैंने पैसे पहले से ट्रांसफ़र कर दिए, अपना मोबाइल चेक करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे एक और काम है, रुको, तुम जो कह रही हो मैं वो खुद कर देती हूँ। वो बड़े प्यार से वंशिका को गोद में लेती कहती ये करना था ना मुझे, बड़े बेशर्म है दी आप, थोड़ा सा ख्याल करिए, मॉम डैड सब लोग यहाँ हैं तो क्या हुआ, तुम लोग खुद मुँह से कहने वाले, अब जब मैंने कर ली तो मुझे बेशर्म कहना, कह लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने शर्म सब कुछ अपनी बीवी के लिए रखा है, तुम लोग के लिए तो कुछ भी नहीं रखा है। गुड नाइट एवरीवन, और खास कर कोई मेरे रूम में नॉक नॉक ना करे, मेहरबानी होगी आप सबकी। ये कहकर और ऊपर रूम में जाते, ऊपर जब एक एक कदम सीढ़ियों पर रख रही थी, वहाँ से भी उस पर ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। वंशिका कहती बस नहीं है, जब
तक मेरी प्यारी सी दुल्हन अपने रूम तक नहीं पहुंचती, तब तक ये फूलों की बारिश उसे ये एहसास दिलाएगी कि वो मेरी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। जिस तरह तुम पर ये फूलों की बारिश हो रही है ना, इनकी खुशबू से तुम्हारी सांसें महक रही है ना, उस कदर उसके कई ज़्यादा मेरी मोहब्बत से तुम्हारी सांसें महकेगी। आई प्रॉमिस, सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी तरह से प्यार करूँगी। जब तक सांसें हैं तब तक तुमसे प्यार करती रहूँगी, बाकी ज़िंदगी का कोई परवाह नहीं। मर भी ये बात कहनी ज़रूरी है, सॉरी। और जब तक रूम के पास आती तब तक उसके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। जैसे ही रूम के दरवाजे की तरफ देखती हुई खूबसूरत सा वेलकम लिखा था, वेलकम माई लाइफ, वेलकम माई लव, वेलकम माई मोहब्बत, इतनी चीज़ें लिखी थी। तो वंशिका सिर्फ देख रही थी। वंशिका को कहती दरवाज़ा खोलो, मुझे खोलना है तो मुझे उतारो। इसी भी खोल सकती है तुम, खोलो। तो दरवाज़ा जब खोलती है सिर्फ इतना कहती है अपने रूम के बाहर जो सर्वेंट करे थे, अब तुम सब लोग जा सकते हो और मेरे रूम के आसपास किसी को आने की ज़रूरत नहीं जब तक मैं ना चाहूँ। ये कहकर वो अंदर जाती है। अंदर जैसे ही जाते है वो लाइट जलाती है वंशिका। वंशिका जैसे ही लाइट जलाती तो पूरा रूम पूरी तरह से खूबसूरती से डेकोरेट किया था। तो वंशिका देखती है उसकी तरफ। तो एक सवाल पूछूं? एक नहीं 1000 सवाल पूछ सकती हो तुम, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है? और बेड जो तैयार है हमारे लिए, उसका तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिए? इतना खूबसूरत बेड सजा हुआ है हमारे लिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चारों तरफ देख लो, चारों तरफ इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार से हदें पार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तुम्हारे जिस्म की एक एक हिस्से को छूना चाहती हूँ, एक एक हिस्से को ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारे लिए पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ओके, सब लोग वहाँ पर थे शादी में? हाँ थे। तो गाड़ी सज गई, घर सज गया, घर के अंदर डेकोरेशन सज गई और यहाँ तक का हमारा रूम सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे। हाँ, तो ये सब कैसे हुआ? वो क्या है ना, तुम भावना की मोहब्बत हो, तुम भावना की ज़िंदगी हो, तुम भावना की इश्क हो, तुम भावना की जुनून हो, तुम भावना की वाइफी हो। जब भावना की शादी वंशिका से हो रही थी तो वंशिका की फैमिली और भावना की फैमिली, मतलब मेरी फैमिली, हमारी फैमिली, जब हमारी शादी हो रही थी तब उन्होंने कॉल करके शायद यहाँ पर सबको बताया होगा। तुम शॉक नहीं हुए थे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे सिर्फ इतना पूछा गया था कि फूलों की ताज़े फूल करें या आर्टिफिशियल फूल। तो मैंने कहा जब मेरी ज़िंदगी इतनी ताज़ी है, इतनी खूबसूरत है, तो आर्टिफिशियल ज़रूरत क्या है? तो पूरे घर को फूलों से भर दो, ये बस मैंने कहा था। इसलिए मैं ज़्यादा शौक नहीं हुई थी, लेकिन इतना ज़्यादा भर देंगे पूरे घर को गुलाबों से, हाय, इसका मुझे पता नहीं था। आई लव माई फैमिली, यू सो लव यू माई फैमिली, ऑफ कोर्स आई लव माई फैमिली। तो दोनों हंसने लगते हैं। तो उसे कहती चले यहाँ नहीं, को कहती तो फिर कहाँ? तो उसे बालकनी साइड में लेके जाती। बालकनी साइड को भी वैसे ही सजाया गया था जैसे खूबसूरती से। अब ये आइडिया किसका था? ये आइडिया मेरा था। रूम का आइडिया सब कुछ उनका था, ये आइडिया मेरा था। कैसा लगा? ओके, पहले फ्रेश हो जाए, मुझे इन कपड़ों को उतारना है। तो मैं उतारने के लिए तैयार हूँ ना, तुम मौका तो दो। ये कहते हुए रूम के अंदर वापस आ जाती है। तो बड़े प्यार से आराम से उसे पहले बैठाती है बेड पर और उसके जो उसके सैंडल को खुद से उतारती है। तो कहती ये क्या कर रही हो? मैं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें पहना सकती हूँ, तुम्हारा जूते उतार सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे पैरों को कभी हाथ मत लगाना भावना, वंशिका, कभी भी नहीं। हाँ, अगर हाथ लगाना है तो मेरी बॉडी के जितने हिस्से पार्ट हैं उन सबको हाथ लगाओ, अगर करो तो तुम। लॉल, बदतमीज कहेगी, कितनी बेशर्म होती जा रही हो। ये भी शर्म नहीं आई कि नीचे सब खड़े तुम मुझे गोद में उठा के ले आओ? अरे तो क्या हुआ? वो तो यही कहने वाले थे ना कि दुल्हन को गोद में उठा के ऊपर लेके जाओ, तो मैंने वही उन्हें रस्म किया है। वैसे तुमने उनके अकाउंट में पैसे भी डाल दिए थे? हाँ पता था, वरना मेरे दरवाजे पर इस वक्त नोक नोक नहीं होता क्या? वैसे तुम्हें भूख लगी है? नहीं लगी है, पर मुझे लगी है, तो कुछ खा लो। लेकिन मुझे तो उसके ऊपर उसे झुका के बेड के नीचे बेड पर गिराने की कोशिश करती। तो वंशिका दोनों हाथों से उसे पकड़ के कहती, कल रात इतना कुछ हुआ, अब भी करना है क्या? कल तो तुमने तशद्दुद किया था मुझ पर। एक्सक्यूज़ मी? हाँ, कल तुमने मुझे टॉर्चर तशद्दुद किया था, अब मुझे प्यार दो।
मुझे प्यार दो दिल बेकरार है, प्यार दो, बरसों किया है मैंने इंतज़ार, मुझे प्यार दो। ओके, बहुत अच्छा गाना चुना है तुमने, थैंक यू सो मच। ये गाना इस टाइम पर लिए बेटर है ना, मुझे प्यार दो, प्यार से प्यार दो। तो सच में मैंने तो कल तुम पर तशद्दुद किया था? नहीं, कल तुमने जितनी मोहब्बत मुझ पर निचोर की ना, अब उससे कई दुगनी मोहब्बत मुझे दे दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो जब ये कहती बिल्कुल पप्पी सा फेस बनाती है भावना, पप्पी सा फेस बनाती है, वंशिका उसे देखती है तो हंसने लगती है, तो कहते पहले मेरे मुंह दिखाए। हाँ, तुमने मुंह छुपाया ही कहाँ है मेरी जान, मैंने तो कब से तुम्हारे मुंह को देख रही हूँ, यहाँ से बाहर तक, बाहर से यहाँ तक, अंदर रूम तक, यहाँ तक शादी में लेके जाकर। वैसे मुझे नहीं पता था मेरी शादी ऐसी होगी, लेकिन हाँ इतना पता था मेरी शादी कभी भी हो सकती है। अच्छा, ऐसी होगी तो तुम्हें पता नहीं था, लेकिन कभी भी होगी तुम्हें पता था? बिल्कुल, कभी भी हो सकती है। मेरी बीवी इतनी ज़्यादा जेलसी वाली, पोजेसिवनेस वाली वाइफ ही बन चुकी है, लेकिन यार मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूँगी, मुझे तुम्हारे अलावा कोई छीन नहीं सकता तुमसे, ये बात याद रखो, और सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारी ही रहूँगी, ये 100% याद रखो, कभी भी इस तरह दोबारा मत करना, समझी? क्या प्यार नहीं? प्यार बिल्कुल करो, बेशुमार करो, मारना है तो मार भी सकती है। वंशिका राय उर्फ भावना राज सिंघानी को मार भी सकती है और प्यार भी कर सकती है और सब कुछ कर सकती है, सिर्फ वो कर सकती है, कोई और नहीं। ये कहते हुए उसे बहुत प्यार से हक करती है। वंशिका उसके सीने पर सर रखती है, उसके दिल की धड़कन सुनती है, तो कहती ये तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? क्योंकि शादी लाइव स्टार्ट होने वाली है ना, तो डर भी लग रहा है क्या मुझसे? तुमसे डर के क्या करूँगी मैं? हाँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, तुमसे प्यार कर सकती हूँ, और डर भी सकती हूँ। जब तुम गुस्से से घूरती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन एक बात है, उससे पहले कुछ कहती तो भावना को अपनी तरफ खींच कर उसे बहुत पैशनेट किस करने स्टार्ट कर देती। किस करते करते उसे बेड पर लेटा देती है, लेकिन बेड पर लेटाती फिर से उसे बिठाती है। तो वंशिका की तरफ देखकर कहती ये क्या लेटाती हो फिर बिठाती हो? तो कहती पहले कपड़े तो उतारो, इनका मेहनत बहुत ज़्यादा, मैं नहीं उतार सकती। तो हंसते हुए से अपने पास करके कहती है तुम मत करो मेहनत, मैं सारी मेहनत करने के लिए हूँ ना। ये कहते हुए उसके अपने तरफ हक करके उसके पीठ के जो फ्रॉक, जो सूट, जो उसने कपड़े पहने थे उसकी जिप को खोलने लगती है और उनकी किस करना स्टार्ट हो जाता है। वो एक अपर लेब, कभी लोअर लेब, कभी टर्म सकिंग करते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर वो पूरी तरह से उसकी ड्रेस को रिमूव कर देती है। भावना जब इसकी ड्रेस को रिमूव करती तो वंशिका देखती है उसकी तरफ, तो वंशिका की नज़रों को मतलब समझते वो खुद से ही अपने ड्रेस को उतार देती है और अब दोनों ही बिना कपड़ों के एक दूसरे को देख रहे थे और बेड के ऊपर आके लेट जाते और ऊपर चादर ओढ़ते। तो वंशिका जब उसके ऊपर लेटती है तो भावना कहती है क्या हुआ? मुझे सोना है। ओके, सो जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम्हें तो करना है, मुझे करना है, लेकिन तुम्हारी इजाज़त के बिना नहीं। अगर तुमने इस तरह सोने का प्लान बनाया तो कोई बात नहीं, सो जाओ। वो उसे गहरी बाहों में लेती, लेकिन 5 सेकंड बाद वंशिका पूरी तरह गहरी नींद में चली जाती। जब ये देखती है भावना तो चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो 1 घंटे तक वो इंतज़ार करती है कि पूरी तरह से वो गहरी नींद में चली जाए। जब वो गहरी नींद में चली जाती है तो उठती है और बड़े प्यार से उसे लेटाती है, उसके ऊपर चादर ओढ़ के वो वॉशरूम कबाड़ की तरफ जाती है। वहाँ पर वो नाइट ड्रेस जो हल्का फुल्का, जिसे मेहनत ना करनी पड़े पहनाने में, वो ड्रेस निकालती है और उस ड्रेस को उसे बड़े प्यार से पहनाती है। उसकी ट्राउज़र को भी उसे पहनाती है और उसके माथे पर किस करके उसके जो सारी चीज़ें पहलाई थी उन्हें उठाती है, एक साइड में रखती है। फिर वो खुद वॉशरूम में जाके फ्रेश होके नाइटी पहन कर आके उसके पास ही उसी वे में जिस तरह उसे लेकर सोई थी भावना, वैसी वे में लेकर सो जाती है। हर बार ज़रूरी नहीं होता एक दूसरे के जिस्म को छूना, बिना कहे भी आप एक दूसरे के जिस्म को छू सकते हो, एक दूसरे को ये एहसास दिला सकते हो। हाँ, उनकी फर्स्ट नाइट थी, लेकिन भावना भी जानती है और वंशिका भी जानती है कल रात उन्होंने जो कुछ किया था उसके बाद तो उनका तकना बहुत ज़रूरी था, तो रात को सोना भी ज़रूरी था। तो दोनों खूबसूरत नींद ले लेते। वही दूसरी तरफ जब उसके घर वाले बाहर बैठे हुए थे, अब भी वो लोग बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, सब लोग हंस रहे थे, कहते ऐसी शादी ज़िंदगी में, ऐसी शादी कभी नहीं देखी हम लोगों ने। सब लोग हंसते हुए मजाक कर रहे थे। तब मिसेस सिंघानिया कहती हाँ, मुझे तो पता था मेरी बेटी की शादी ऐसी होगी, लड़की भी तो उसने दाकड़ चुनी है। हाँ भाई, दाकड़ तो है हमारी वंशिका भाभी, और जिस तरह से दाकड़ है ना, उसे कंट्रोल करने के लिए, दी को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट दाकड़ चुनी है दी ने अपने लिए। हाँ, ये बात तो है, वो दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहे।
और उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना है। ये तो है। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग शादी कब करोगे? हमारी भी शादी कल करवा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सब लोग हंसने लगते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आज से माफिया क्वीन वंशिका राय सिंह उर्फ माफिया क्वीन भावना राज सिंघानिया और वंशिका राय की स्टोरी का आज डी एंड होने वाला है। और आज इसका लास्ट एपिसोड था। और आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई। और इसे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइए माफिया क्वीन सीज़न 2 आप लोगों को कैसी लगी। अब कल से ये स्टोरी नहीं आएगी, वादे के मुताबिक मुझे ये वादे तो खैर नहीं किया था, बातों के मुताबिक मुझे इसे तब से ख़त्म करना चाहिए था। उस हफ्ते को मुझे ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन आज इस संडे को मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। कल कोई स्टोरी आएगी नहीं, कल छुट्टी करने का इरादा है। आज इतनी लंबी स्टोरी आज नहीं 3-4 दिनों से रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रही लास्ट एपिसोड। लेकिन अब जब वंशिका को उसकी मोहब्बत, उसकी प्यार, उसकी बीवी उसे मिल चुकी है, उसे और क्या चाहिए। और भावना को भी उसका मोहब्बत, उसकी प्यार, उसकी लाइफ के पार्टनर मिल चुकी है, उन्हें और क्या चाहिए। अब इसको ज़्यादा ना खींचते हुए, आप लोगों को अच्छी तरह पता है मैं अपनी स्टोरी को ज़्यादा नहीं खींचती, इसलिए आज इसका लास्ट एपिसोड में कर रही हूँ। हो सके तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय और दुआ हमें याद रखिएगा। और हाँ, 2 स्टोरियाँ मेरी हीरा चैनल पर चल रही है। और हाँ, माफिया क्वीन की 2-3 एपिसोड है जो मेरे चैनल हीरा पर हैं। अगर आप लोगों को सुनना है तो आपको उस चैनल पर जाना पड़ेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उस पर ही आप लोगों की ये स्टोरी सुनने को मिलेगी। और वहाँ पर मैंने 2 स्टोरी अपलोड की हुआ। अब उसमें से एक स्टोरी में इस चैनल पर लाना चाहती, तो आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग इस महक चैनल पर कौन सी स्टोरी सुनना चाहेंगे। पहले इरा पे जाइए, वहाँ पर स्टोरियाँ सुनिए, फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कौन सी स्टोरी सुनना है। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा। और कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर रहेगा कि आप लोगों को मेरी ये माफिया क्वीन सीज़न 2 कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, जो आप लोग करते नहीं हो, फिर भी इंतज़ार कर लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।